नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार आप सभी लोगों का directstudy.com पे दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। आज क्लास में हम आपके बीच रखने जा रहे हैं कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट यानी कंप्यूटर से रिलेटेड जितने थ्योरी है और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव भी आपके बीच रखेंगे ताकि आप अच्छे से तैयारी कर सको। साथ में मैं बता देना चाहता हूँ जिनको नहीं पता है कि हमारे चैनल पे एक प्लेलिस्ट बन गया है जिसमें जीविका के सारे वीडियो एक ही प्लेलिस्ट के अंदर डाले जाएंगे। पूरा 80 नंबर का या आप 70 नंबर वाले फॉर्म भरे हैं, 7 पोस्ट का पूरा फुल तैयारी इस पे कराया जाएगा। आंख बंद करके आप यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी मैं आपको करा दूंगा। इधर उधर की बातें नहीं, जो भी वीडियो आएंगे कंप्लीट वीडियो होगा। एक के अंदर सारी ऐसी इंफॉर्मेशन होगी जो आपको काम की होगी। सिर्फ एक प्लेलिस्ट जो मैं बनाया हूं उसको कवर कर लेंगे, आपका गारंटी के साथ एक सीट पक्का हो सकता है। ये मेरा वादा रहा। आराम से अभी से आप देखिए, मैं जो किताब आज शुरू करा हूं, जो मार्केट में अभी जस्ट अवेलेबल हुआ है, मैंने आया और मार्केट में मैंने इसके परचेज कर लिया आप लोग के लिए। यूनिक पब्लिकेशन का किताब है। आप देख सकते हैं नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित, क्योंकि 2019 में जो एग्जाम हुआ था उससे बहुत ज़्यादा पैटर्न बदल गया है, बहुत टफ हो गया है। पहले बहुत आसान था। बिहार जीविका के बारे में कहा जा रहा है इसमें कि निगेटिव मार्किंग कोई भी नहीं है। आप पूरा का पूरा 80 क्वेश्चन अगर 70 वाला एग्जाम अगर भरे हैं तो 70 नंबर आप टच करके आएंगे। ये सारे इसमें का सिलेबस है जो आप देख सकते हैं। मैं आज इसमें से कंप्यूटर करा रहा हूँ, फिर मैं सब्जेक्ट नॉलेज कराऊंगा, फिर मैं इसमें से अदर सब्जेक्ट जो है अवार्ड ऑनर, ये सारे चीज़ एक क्लास के अंदर सबको कंप्लीट में करता चला जाऊंगा। आज पूरा का पूरा कंप्यूटर में आपके बीच रखूंगा इस बुक का। और भी कोई मार्केट में बहुत बेहतरीन बुक आता है तो घबराइएगा नहीं, मैं वो बुक भी करा दूंगा। जैसे एक बुक आने वाला है अभी जस्ट, मैं बता दूं क्या बोला जाए, रुक्मिणी पब्लिकेशन का। वो बुक भी बहुत मेरे पास जल्दी अवेलेबल हो जाएगा, उसका एक अलग प्लेलिस्ट बन जाएगा। दोनों प्लेलिस्ट में पूरा का पूरा मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा। 5000 प्लस इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। इसमें आप देख सकते हैं पोस्ट जो भी आप भरे हो, 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7 सभी पोस्ट के लिए ये काम आपका आने वाला है। जो बुक मंगाना चाहते हैं इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आप ऑनलाइन बुक भी मंगा सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए बिहार जीविका, ये तो सेम चीज़ है। यहाँ पे आइए कंटेंट इसके देखिए। सबसे पहले यहाँ पे आपके क्लासेज में है पुरस्कार एवं सम्मान, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय, उस तरीका के देखेंगे। जितने योजनाएं हैं, आधुनिक भारत है, जो भी जरूरत का चीज़ है, विज्ञान प्रौद्योगिकी है, सारे कुछ इसमें दिए गए। उसके अलावा रीजनिंग है, मैथ्स है, ये पूरा का पूरा ये सब मैं पढ़ा दूंगा। इसमें जितना है सब्जेक्ट नॉलेज जितना है, उसके बाद जितने केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, राज्य सरकार की योजनाएं हैं, ये सारे चीज़ मैं आपके बीच कंप्लीट कराऊंगा। सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक है जिसमें 70 क्वेश्चन दिया गया है और एक है जिसमें 60 क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो पूरा 70 क्वेश्चन 80 मिनट इसमें आपको मिलेंगे, यहाँ देख सकते हैं। और 60 क्वेश्चन के लिए आपको 70 मिनट मिलेंगे। टोटल का टोटल बनाएंगे, कोई निगेटिव की फिलहाल बात इसमें नहीं की गई, यानी टोटल क्वेश्चन आप एग्जाम में टच कर सकते हैं, अंदाज भी लगाकर आ सकते हैं। तो मैं आज इसका 10 नंबर आपका ले रहा हूँ। इस 70 में से अगर देखेंगे कंप्यूटर टेस्ट का, इसमें भी 10 नंबर कंप्यूटर टेस्ट का है। ठीक है, तो ये मैं आपके बीच अभी रखने वाला हूँ। ये पुराना क्वेश्चन है, मैं नहीं करा रहा हूँ क्योंकि कोई फायदा ज़्यादा है नहीं आपको देख के, सिलेबस पूरे बदल चुके हैं। कंप्यूटर आया था, गणित आया था, तर्क शक्ति आया था, सामान्य ज्ञान आया था पिछली बार जो हुआ था एग्जाम, उसमें तो बस यही क्वेश्चन थे। टोटल क्वेश्चन आपका इधर 35 है, 35 और 35 5, 1 मिनट, 35 और 5 40 और 5 45 और 5 50, यानी 50 क्वेश्चन मात्र था। तो इस तरीका का क्वेश्चन था कुछ। इस बार सिलेबस पूरे चेंज है तो इसको मैंने इसीलिए नहीं कराया, ऐसे इसको भी मैं बाद में करा दूंगा। फिलहाल जो जरूरी है आपके लिए मैं उसको लेकर आया हूँ। ऐसे बहुत सारी बातें जो मैं आपके बीच रखूंगा। फिलहाल मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात है कंप्यूटर, जो 10 नंबर मैं चाहता हूँ आपको करा देता हूँ। पहले आप रिवीजन कर ले इसका। जो लोग का कंप्यूटर बहुत पुराने हो गए, नहीं पढ़े हैं, उन लोग के लिए 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा, तो मैं इसलिए पहले करा दे रहा हूँ ताकि आप बार बार इस वीडियो को देख सकें। इसके बाद मैं फिर लेकर आपके बीच क्या आ जाऊँगा, कहा ना मैंने, बहुत जल्द लेकर आ जाऊंगा सब्जेक्ट नॉलेज। सब्जेक्ट 20 नंबर यानी 30 नंबर का इधर तैयारी कर लेंगे, तब बाद में वो सब कराएंगे। जो चीज़ आपके लिए नया है वो मैं पहले करा रहा हूँ, मैं समझ के चल रहा हूँ ताकि आपके लिए क्या हेल्पफुल ज़्यादा रहेगा उसी हिसाब से चल रहा हूँ। तो चलिए आज का क्लास शुरू करता हूँ। चैनल सब्सक्राइब कर ही लीजिए आप, और बेल आइकन प्रेस ही कर ही दीजिए ताकि आपको सारी बात मिले। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, फिर जाके इस वीडियो को कंटिन्यू करिए, तब मजा आएगा। कुछ भी मिस ना हो आपसे, सभी टाइम पर आपके पास पहुँचेगा। और आप, मेरा वादा रहा, कम समय में सबसे बेहतर कंटेंट, सबसे ज़्यादा आपको एकदम निश्चिंत कर देता हूं कि आपके साथ कुछ भी इधर उधर नहीं होगा। एकदम ऐसा पढ़ाई शायद आपने कहीं चैनल पे नहीं मिलेगा, इतना कंटिन्यूअस, इतना बेहतरीन तरीका से। आप देख लीजिएगा, खुद आप अनुभव कर लीजिएगा। आप चैनल फिलहाल सब्सक्राइब करके रख लीजिए। अगर आपको लगा कि ये चैनल आपके काम का ज़्यादा नहीं है तो आप इसको अनसब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो आपको लगे वहाँ पर आप कंटिन्यू करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सबसे पहले क्या कह रहा है, कंप्यूटर क्या है। देखिए, कंप्यूटर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं तो ये तो पता होना चाहिए कंप्यूटर क्या है।
तो कंप्यूटर के बारे में एक चीज़ है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डेटा को इनपुट के रूप में लेता है, उसे प्रोसेस करती है और आउटपुट के रूप में जानकारी देता है। तो कंप्यूटर के अंदर कोई भी चीज़ जाता है उसको इनपुट जाने को बोलते हैं, बाहर आने को आउटपुट बोलते हैं। दो बातें आपने यहाँ से जाना। और यह एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। यह डेटा स्टोरेज मतलब इकट्ठा करके रखना, गणना मतलब कैलकुलेशन करना, और तार्किक संचालन मतलब लॉजिकल ऑपरेशन करना जैसे कार्य कर सकता है। क्लियर है? कंप्यूटर शब्द कंप्यूट से आता है जिसका अर्थ है गणना करना। कंप्यूटर शब्द कंप्यूट से आता है जिसका अर्थ है गणना करना। मुझे लगता है इतनी बात समझ रहे। ये अभी तक में सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि कंप्यूटर शब्द का जो कंप्यूट से आया है, जो कंप्यूट का मतलब क्या होता है, गणना करना। कंप्यूटर के मुख्य घटक यानी क्या क्या चीज़ से कंप्यूटर बना है वो जानना बहुत ज़रूरी है। पहला है हार्डवेयर। हार्डवेयर कंप्यूटर के वे भौतिक भाग जिसे हम देख और छू सकते हैं, मतलब आंखों से दिख भी रहा है और जिसको हम छू भी रहे हैं। देखने को तो सॉफ्टवेयर भी उसके जो द्वारा जो प्रिपरेशन होता है दिखता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं उसको छू भी सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं। मुझे लगता है ये बातें समझ में आ गया। इसको हार्डवेयर कहते हैं। हार्डवेयर का डिफिनीशन यही है, इंपॉर्टेंट है। इनपुट डिवाइस क्या होता है? तो इनपुट डिवाइस जिससे कि कंप्यूटर के अंदर कोई चीज़ आप डाल रहे हो, जैसे कीबोर्ड से आप कुछ लेटर लिखते हैं, कीबोर्ड से, माउस से भी क्लिक वगैरह करके कुछ ना कुछ क्रियाकलाप करते हैं, और माइक्रोफोन से भी आप आवाज़ को अंदर में डालते हैं, आवाज़ को रिकॉर्ड करते हैं। तो कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, और एक छूट गया, स्कैनर से भी कोई चीज़ स्कैन करते हैं डॉक्यूमेंट अंदर में। तो ये सारी चीज़ अंदर कुछ जा रही हो तो इनपुट हो गई। तो ये समझ में आ गया होगा। एकदम बेसिक से चल रहा हो, हर चीज़ समझ में आनी चाहिए हर एक बंदा को। जो पहले से पढ़ रखा है उसके लिए तो ये सबसे आसान लगता होगा, लेकिन बहुत ऐसी बातें आपका रिवीजन भी हो रहा था, घबराए नहीं, आप आराम से देखें। आउटपुट डिवाइस क्या होता है? जिससे कुछ चीज़ बाहर आता है, जैसे मॉनिटर। मॉनिटर पे स्क्रीन पे जो कैलकुलेशन हो रहा है आपको दिख रहा है, तो बाहर की तरफ आपको दिख रहा है, मतलब आपके पास आ रहा है दिखने के लिए, तो मॉनिटर हो गया। प्रिंटर, कोई चीज़ प्रिंट में आप देते हैं तो बाहर प्रिंट होकर निकलता है तो आपको मिल रहा है। स्पीकर, इससे आपको साउंड बाहर आती है, तो ये सब बाहर आने वाला है, तो ये सब आउटपुट हुआ। माइक्रोफोन, जो माइक से हम बोलते हैं, माइक्रोफोन माइक को बोला जाता है, तो अंदर आवाज जाता है तो इनपुट हुआ। स्पीकर में आवाज बाहर निकलता है तो ये हुआ आउटपुट। प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होता है? तो ये जो शब्द है प्रोसेसिंग, आपको सुन के नहीं लग रहा है प्रोसेस्ड करना किसी चीज को? हम लोग आम जिंदगी में भी देखते हैं बहुत सारा जगह पे प्रोसेसिंग का काम होता है। तो कह रहा है जैसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको सीपीयू बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये एग्जाम में आता है। यहाँ स्टार लगा देता हूँ डबल। ये फुल फॉर्म उठता है सीपीयू का, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये क्या है? ये प्रोसेस करने का काम करता है, कोई भी इंफॉर्मेशन जो हम डाल रहे हैं उसका। एक मदरबोर्ड होता है अंदर में लगा हुआ, मदरबोर्ड के अंदर ही इंफॉर्मेशन सारे प्रोसेस होते हैं। तो इतनी बात समझ में आ गई। स्टोरेज डिवाइस क्या होता है? स्टोरेज डिवाइस का मतलब जिसके अंदर कोई चीज़ स्टोर करके डाला जाता है, ठीक है। तो हार्ड डिस्क ड्राइव हुआ ये, इसको HSD बोलते हैं, HDD सॉरी, हार्ड डिस्क ड्राइव HDD। एक होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव SSD। आजकल क्या होता है ना कि जो लैपटॉप होते हैं उसके अंदर जहाँ पे वो कैसेट लगता था उसको हटा के वहाँ पे SSD अब स्टोरेज किए जाते हैं, जो पुराने थोड़ा लैपटॉप हो गए, ताकि उसका प्रोसेस थोड़ा सा फास्ट हो सके। वही SSD है, सॉलिड स्टेट ड्राइव। इसका फुल फॉर्म जानना है आपको? या मैं स्टार लगाते चलूँगा, डबल स्टार जहाँ भी लगाऊंगा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। यह स्टार लगा वो ज़्यादा ही है इंपॉर्टेंट। जैसे इसका फुल फॉर्म पूछा हुआ है, हार्ड डिस्क ड्राइव HDD, सॉलिड स्टेट ड्राइव SSD। उसी तरह एक पेन ड्राइव होता है, ये तो आप जानते भी होंगे। SSD बहुत लोग नहीं जानते होंगे, हार्ड डिस्क ड्राइव भी बहुत लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन हार्ड डिस्क ड्राइव वही हुआ जो गोल गोल नचता है। सो रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। एक वो रोम होता है, ROM, आगे मिलेगा आपको रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम, ये सब आपको पता होना चाहिए। इन सभी चीज़ के फुल फॉर्म एग्जाम में आएंगे। आगे है सॉफ्टवेयर क्या होता है? एक शब्द आता है सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो गौर से सुनिए, निर्देशों का एक सेट यानी प्रोग्राम जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है। इन्हें छुआ नहीं जा सकता, मैंने बताया भी था, जिसको छुएंगे नहीं उसको सॉफ्टवेयर कहेंगे, हार्डवेयर जिसको आप छू सकते हैं। तो ये सब कंप्यूटर के ही शब्द है। तो आपको जानना है, एक बहुत सारा उसमें इंफॉर्मेशन होता है और उस प्रोसेस करने के लिए होता है, ताकि आप जो काम कह रहे हैं उसको करने के लिए वो निर्देश का पालन कैसे करता है। आपने कहा कि A मतलब 5 + 7,
12 होगा, तो वो उसमें ऑलरेडी सेट किया हुआ है, उसी को हम बोलते हैं क्या, प्रोग्राम। आपने 5 + 7 डाला, उसमें ऑलरेडी सेट करके डाला हुआ है कि इसका मतलब क्या निकल कर आएगा, तो जोड़ के बताएगा आपको 12। अगला है सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये तो सॉफ्टवेयर हुआ, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, ये दोनों आपको याद रखना पड़ेगा। अब दोनों को समझिएगा, यहाँ से खूब क्वेश्चन भर भर के आता है, एकदम अच्छा टॉपिक पर भी आए हैं आप। ये सब क्वेश्चन एकदम उठता है यहाँ से एग्जाम में। देखिए सॉफ्टवेयर तो समझ गए, तो ये दोनों भी सॉफ्टवेयर ही होगा, यानी जिसको कि आप छू नहीं सकते, एक प्रोग्राम का सेट होगा। गौर से सुनिएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज हो गया, लाइनेक्स हो गया, मैक ओएस हो गया, यह हार्डवेयर और उपयोगकर्ता के बीच एक इंटरफेस प्रदान करता है। जो हार्डवेयर है और जो उपयोग करता है, मतलब जो प्रयोग, मतलब उसको यूज कर रहा है, उसके बीच इंटरफेस प्रदान करता है। अब सुनिएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो विशिष्ट कार्यों के लिए, मतलब एक खास कार्य के लिए, विशिष्ट कार्यों के लिए, इस शब्द पर ध्यान दें, विशिष्ट कार्यों के लिए बनाए गए एक प्रोग्राम होता है। जैसे MS वर्ड हो गया, गूगल क्रोम हो गया, फोटोशॉप हो गया, ये स्पेशल है। आप कहिएगा कि मेरे कंप्यूटर में हमको फोटोशॉप नहीं चाहिए, तो आपको फोटोशॉप का एप्लीकेशन नहीं अपलोड होगा, मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फोटोशॉप का नहीं अपलोड होगा, फोटोशॉप आपके पास नहीं आएगा। आपको कहिएगा हमको टैली चाहिए, तो टैली का अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, वो अपलोड करना पड़ता है, वो स्पेशल, उसमें सारे काम टैली के लिए होता है। तो बहुत सी इस दुनिया में काम हो रहे हैं, आपने कोरल ड्रॉ सुना होगा, आपने पावर पॉइंट सुना होगा, ये सब क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अलग से डिजाइन किए जाते हैं। ऐसे समझिए, मोबाइल फ़ोन के अंदर अलग अलग एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं कि नहीं आप। जैसे आप कहते हैं कि हमें स्क्वायर फीट डाउनलोड किया, तो वो क्या करता है, फोटो को स्क्वायर शेप में करता है। आप कहते हैं कि मैंने क्या किया है, अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लिया है, एक अलग से हमने गैलरी डाउनलोड कर लिया है। आप कहते हैं कि हमने डाउनलोड एक्सिस बैंक का ऐप डाउनलोड किया, तो ये ऐप मतलब एप्लीकेशन का शॉर्ट रूप है ऐप। ऐप का क्या फुल फॉर्म, एप्लीकेशन, उसी को शॉर्टकट में कह दिया गया ऐप। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये सारे हैं। और जो आप कंप्यूटर ऑन करते समय आपको दिखता है, वो जैसे विंडोज उसके अंदर डाला हुआ है, लाइनेक्स डाला हुआ है, मैक ओएस डाला हुआ है कंप्यूटर का, ये सब सिस्टम जनरेटेड होता है, मतलब सिस्टम ऑपरेटिंग बोलते हैं इसको, सॉफ्टवेयर। क्लियर है ये दोनों चीज़ को, मुझे लगता है समझ में आपको आया होगा। तो इसको नाम याद रखना पड़ेगा, ये जो मेनली 3 एग्जाम में आते हैं, इसलिए यहाँ तीनों डाला हुआ है, यही 3 ऑप्शन में देगा, या इस समय से कोई उठा के दे देगा आपको, भूलेगा कि इसमें से कौन है सिस्टम सॉफ्टवेयर। आप में इसमें से नाम दे देगा एगो, और सब इसमें से दे देगा। आगे देखिए, यहाँ पे है CPU, मैंने अभी बोला था कि इसका फुल फॉर्म आता है, यहाँ पे आ भी गया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। देखिए ये क्या है, इसको समझना बहुत जरूरी है, यहाँ से खूब क्वेश्चन भर भर के एग्जाम में आएंगे। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, ये क्वेश्चन कितनी बार आया हुआ, कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन है, CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये सभी गणना और डेटा प्रोसेसिंग कार्य करते हैं, ये तो समझ ही गए वो डेटा और प्रोसेसिंग का काम करता है। इसके 3 मुख्य भाग होते हैं, ALU, CU और मेमोरी यूनिट। ये क्या है तो समझ लीजिए। ALU मतलब इसको अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, यहाँ पे स्टार लगा देता हूँ, ये एग्जाम में फुल फॉर्म पूछेगा आपसे, ठीक है। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, गणितीय और तार्किक संचालन करता, गणितीय और तार्किक संचालन करता। सेंट्रल यूनिट, इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल यूनिट, CU का फुल फॉर्म, एग्जाम में ये पूछेगा आपसे। कंप्यूटर के सभी भागों के कार्यों को नियंत्रित करता है, ये क्या कर, देखिए गणितीय और तार्किक जितना संचालन होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट में होता है, सेंट्रल यूनिट में कंप्यूटर के सभी भागों के कार्यों को नियंत्रित करता है। क्लियर है। आगे है मेमोरी यूनिट, मेमोरी यूनिट में होता है डेटा और निर्देश को अस्थायी रूप से संग्रहित करता है। यहाँ पे एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा, मेमोरी यूनिट क्या करता है, डेटा और निर्देशों को अस्थायी संग्रहित करता है। लाइन काट दीजिएगा ना तो सेव नहीं होगा, आप ये चीज़ ध्यान जान लीजिए। सेव करने के लिए आपको सेव करना पड़ेगा, अपने सेव नहीं होगा, ठीक है। जो आप सेव करते हैं वो जाके सेव होता है, जैसे आपने अभी ऊपर देखा था, HSD हो गया, SSD हो गया, रैम हो गया, पेन ड्राइव हो गया, इन जगहों पे आपको सेव करना होगा, तो वो होता है, वो अस्थायी स्टोरेज मिलता है इसको। यहाँ अस्थायी स्टोरेज है, मेमोरी यूनिट, मेमोरी यूनिट का।
मुझे लगता है इतना बात अच्छे से आपके माइंड में छप गए होंगे, और इतना में कम से कम मैं गारंटी दे सकता हूँ 1 नंबर आपको आएंगे। इतना में आप कहेगा आप इतना कैसे कॉन्फिडेंस से कर सकते हैं? भाई बहुत दिनों से पढ़ रहा हूँ तो मुझे इतना आइडिया है। इतना में से एक क्वेश्चन आप देखिएगा एग्जाम देकर आप आएंगे, कहेंगे सर आपने बोला था मात्र इतना ही देर के क्लास से, 14 मिनट के क्लास से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिल गया। आगे आइए, बहुत सारी बातें करेंगे, पूरा कंप्यूटर भी मैं कर दूंगा, 10 नंबर आपको यहीं से उठ जाएंगे, अलग से कोई दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम, अभी आपने ऊपर देखा था, मैंने कहा था ना ओएस। अब ऑपरेटिंग सिस्टम को जानिए, ओएस क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। कैसा है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये फोकस करना है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। 2 सॉफ्टवेयर था, आपको याद होना चाहिए, जो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंधन करता है और कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए सामान्य सेवा प्रदान करता है। तो नॉर्मल जो छोटा मोटा काम कंप्यूटर नया लेते समय आपको काम करना है, वो सारे ऑपरेटिंग सिस्टम से ही होता है, वो सारे काम इसी पर आप करते हैं। ठीक है, एक तो ये काम करता है हार्डवेयर और जो सॉफ्टवेयर संसाधन है उसका प्रबंधन करता है, उसको कनेक्ट करके रखता है, ये चीज़ है इसका काम। आगे है, यह एक पुल की तरह काम करता है, कि शब्द पर ध्यान दीजिए, यह एक पुल की तरह काम करता है, जो उपयोगकर्ता मतलब जो उपयोग कर रहा है को कंप्यूटर से संवाद करने में मदद करता है। आपको कंप्यूटर से क्या करवाना है, आप कंप्यूटर से क्या चाहते हैं, समझे, वो काम करता है। जैसे देखिए एक बॉयफ्रेंड एक गर्लफ्रेंड होता है, उसमें बीच में एक मध्यस्थता दोस्त होता है, वो क्या करता है, इधर का बात उधर, उधर का बात उधर करता है, सेटिंग बैठाने का काम करता है। ये वही काम कर रहा है, समझे, जो काम कर रहा है कंप्यूटर पर वो, और कंप्यूटर के बीच में क्या करता है, संवाद करने का काम करता है। क्या आपको प्रॉब्लम है? तो भाई हमको प्रॉब्लम है कि वो दूसरे से क्यों बतियाती है, तो लीजिए वो जाके उधर बताएगा कि तुम दूसरे से क्यों बतियाती है, बात आपका गड़बड़ हो रहा है। तो वो बीच मध्यस्थता का काम कर रहा होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बिना कोई भी कंप्यूटर काम नहीं कर सकता, इसके बिना कभी भी सेटिंग नहीं होता है। बीच वाला कोई ना रहे तो सेटिंग बहुत मुश्किल होता है, हो नहीं पाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो इसका होना बहुत जरूरी है। आगे आइए, ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या क्या कार्य है उसको समझ लीजिए। यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ, पहले ही यहाँ से क्वेश्चन भर भर के उठते हैं। जैसे देखिए, मेमोरी प्रबंधन होता है पहला, मेमोरी मैनेजमेंट करता है। प्रोसेस प्रबंधन होता है, प्रोसेस मैनेजमेंट करता है। फाइल प्रबंधन होता है, फाइल मैनेजमेंट करता है। सुरक्षा भी देता है, सिक्योरिटी का भी काम करता है। इनपुट आउटपुट प्रबंधन भी करता है। ये सारे इसके कार्य है। तो देखते हैं, पहला है मेमोरी प्रबंधन, मेमोरी मैनेजमेंट करता है। इसका मतलब क्या है? यह निर्धारित करता है कि किस प्रोग्राम को कितनी मेमोरी चाहिए। बात समझ में आया? कोई प्रोग्राम है उसको कितना मेमोरी चाहिए, ये बताने वाला कौन है? ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। आगे है प्रोसेस प्रबंधन, प्रोसेस मैनेजमेंट। यह सीपीयू को आवंटित करता है और प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। बात समझ में आया? प्रोसेस प्रबंधन मतलब क्या होता है? प्रोसेस मैनेजमेंट। यह सीपीयू को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये ध्यान देना है इसका फुल फॉर्म भी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को आवंटित करता है और प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। प्रक्रिया को नियंत्रित करता है कौन? प्रोसेसिंग प्रबंधन, प्रोसेस मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट क्या है? तो यह फाइलों और फोल्डरों को उपस्थित और सुरक्षित रखता है। एक शब्द है फाइल, एक है फोल्डर। अब जानते हैं फोल्डर के अंदर फाइल रहता है, फाइल के अंदर फोल्डर नहीं रहता, फोल्डर के अंदर फाइल रहता है। ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो फाइलों और फोल्डरों को व्यवस्थित और सुरक्षित भी रखता है, दोनों काम करता है ये फाइल मैनेजमेंट। सिक्योरिटी में है कि यह पासवर्ड सुरक्षा और फायरवॉल जैसी सुविधा प्रदान करता है। यहाँ पे एक लाइन लगा देता हूँ कि सुरक्षा में क्या करता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का पढ़ रहे हैं सारा बात, ये सब काम ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है। पासवर्ड सुरक्षा रखना, फायरवॉल जैसे सुविधा प्रबंधन करता है। अगला है इनपुट आउटपुट प्रबंधन। इनपुट और आउटपुट डिवाइसों के बीच समन्वय करता है कि आपने क्या इजाजत दी, आपने कीबोर्ड पे डाला कि एम डाला, आपने एम, तो कंप्यूटर को जाकर बताएगा कि भाई एम डल गया है। तो ये काम कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम, ऐसे करके। प्रमुख ऑपरेटिंग सिस्टम, यहां से स्टार लगा देता हूं, यहां से क्वेश्चन एकदम आएगा 5 स्टार यहां लगा देता हूं, क्योंकि यहां से क्वेश्चन एकदम 1 नंबर आपको मिलेगा। मुख्य ऑपरेटिंग सिस्टम देखिए, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज दुनिया की सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला जो डेस्कटॉप है, ओएस है। ये डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम है, डेस्कटॉप समझिएगा, कंप्यूटर नहीं बोल रहा है, सर लैपटॉप नहीं बोल रहा है, डेस्कटॉप बोल रहा है। कंप्यूटर 2 तरह का होता है ना, ऐसे तो 2-3 कई तरह का आ गया, लेकिन मेनली 2 तरह का हम लोग देखते हैं, एक लैपटॉप देखते हैं, एक कंप्यूटर देखते हैं। एक वो डेस्कटॉप बोलते हैं। डेस्कटॉप में सबसे ज्यादा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज चलता है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। अगला है लाइनेक्स, नाम अभी आपने देखा था।
लिनक्स बोलते हैं, लिनक्स, लाइनेक्स, जैसे बोल लीजिए, काम चल जाना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए। एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सर्वर और विशेष अनुप्रयोगों में लोकप्रिय है। कहाँ पे? सर्वर और विशेष अनुप्रयोगों में, कुछ खास प्रयोग के लिए भी इसको लोकप्रिय माना जाता है, ठीक है, लाइनेक्स को। अगला है मैक ओएस। अभी आपने ये भी नाम देखा था, मैक ओएस। तो एप्पल के कंप्यूटरों के लिए बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेशल है मैकबुक, आपने सुना होगा, उसी का है। एंड्रॉयड क्या है और एक आईओएस क्या है? तो मोबाइल उपयोगकर्ता के लिए ये क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप कहते हैं एंड्रॉयड फोन है मेरे पास, कोई कहता आईओएस फोन है मेरे पास। तो आईओएस फोन का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एप्पल वालों के लिए है और एंड्रॉयड के लिए है। तो दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग है, तो खासकर मोबाइल फ़ोन के लिए ये दोनों बना हुआ है। वैसे मैक जो है ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम, वो एप्पल कंपनी के लिए है। आईफोन, यहाँ आईओएस का मतलब क्या? आईफोन में रहता है ना, वही आईफोन है, आई से यहाँ पे है मतलब। आगे बढ़े। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फुल फॉर्म पूछ देता है यहाँ से, GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस याद करिए, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कह रहा है। GUI वह इंटरफेस है जो आइकन, गौर से सुनते रहिएगा, आइकन, बटन, मेन्यू और ग्राफिक का उपयोग करके उपयोगकर्ता और कंप्यूटर संवाद करने की अनुमति देता है, ठीक है। किसका उपयोग कर रहा है? का उपयोग करके। GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वह है जो आइकन को, बटन को, मेन्यू को, ग्राफिक्स का उपयोग करके उपयोगकर्ता को कंप्यूटर से संवाद करने की अनुमति देता है। जैसे में आप सुनेंगे विंडोज, मैक ओएस, एंड्रॉयड, सभी GUI पर आधारित है। ऑपरेटिंग सिस्टम ही है, लेकिन कैसा है? तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम इसको कहेंगे। जैसे विंडोज हो गया, मैक ओएस हो गया, एंड्रॉयड, ये सभी यही है। पिक्चर भी दिख रहा होता है, आप जैसे बटन उसमें दाब सकते हैं, मेन्यू, ग्राफिक, इन सभी पर ये काम कर रहा होता है। अब आया है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, परिचय और बुनियादी कौशल। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, तो यहाँ से 1 नंबर के लिए आप रेडी रहिएगा। जैसा मैंने अभी तक बोला, जितनी बात मैंने अभी तक पढ़ाया, वहाँ से 1 नंबर और 1 नंबर यहाँ से आपको, आप 2 नंबर के लिए तैयारी कर रहे हैं, दूसरा नंबर के लिए मैं बता दूं आपको, एक यहाँ से 1 नंबर मिलेगा, मतलब मिलेगा, कोई रोक नहीं सकता आपको, कोई भी नहीं। हो सके 2 नंबर आ जाए, लेकिन 1 नंबर यहाँ से आपको रहेगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है? तो यह एक प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। कैसा सॉफ्टवेयर है? यह एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। कह रहा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट का सिस्टम है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है? सूट का सिस्टम है। आगे कहता है इसका उपयोग दस्तावेज बनाने, संपादित करने और प्रतिरूपित करने, मतलब क्रिएट भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं और फॉर्मेट डॉक्यूमेंट्स भी बना सकते हैं, के लिए किया जाता है। ये जो प्रतिरूप है, इसका मतलब यही होता है, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं बना हुआ में, और फॉर्मेट डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं आप क्या चीज़ में? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। अगला है इसका उपयोग पत्र, रिपोर्ट, बायोडाटा, किताबें और अन्य टेक्स्ट आधारित सामग्री बनाने के लिए किया जाता है। मतलब लिखने से रिलेटेड, डिजाइनिंग का कोई भी काम करना हो, लिखना हो, उसमें डिजाइनिंग करना हो, तो ये सारा काम आपका इसी में करना सही रहेगा। कुछ लोग कहेगा कि हम सर मन है मेरा, उससे कर सकते हैं, फोटोशॉप से या कोरल ड्रॉ से, वहाँ से भी आप कर सकते हैं, वो एडवांस है इससे। बट यहाँ पे उससे ज़्यादा फंक्शन कुछ चीज़ें आपको मिल जाएंगे, वहाँ भी मिलेगा, लेकिन वो पिक्चर के लिए ज़्यादातर बना हुआ है, जैसे डिजाइनिंग के काम वो आता है। बट यहाँ क्या है, आपको वर्ड में, MS वर्ड पे यहाँ आपको लिख के आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, ये इसके लिए है। समझ में आ गया? अच्छा, इससे रिलेटेड बहुत सारी बातें अभी जानना, जैसे कि बुनियादी कौशल और दस्तावेज निर्माण और संपादन। जैसे देखेंगे नए दस्तावेज बनाना, अगर आपको मान के नया आपको कोई चीज़ पेज लेना है तो कैसे लीजिएगा? तो फाइल मेनू में जाकर, ये सब याद रखना होगा आपको, फाइल मेनू में जाकर न्यू चुने, या ये फोकस करिएगा इस या के ऊपर, या के बाद Ctrl+N दबाएं। अगर आप Ctrl+N दबाएंगे तो क्या आएगा? एग्जाम में ऐसे आता है क्वेश्चन कि Ctrl+N दबाने से क्या होने वाला है, तो आपको ऑप्शन है उसमें से पकड़ना होगा कि आप क्या कर रहे हैं, नया दस्तावेज ले रहे हैं, नया फाइल बना रहे हैं। क्लियर है बातें? Ctrl+N, अच्छा, दस्तावेज को सहेजना मतलब सेव करना, तो क्या होता है? फाइल मेनू में, यहाँ ध्यान रखना है, फाइल मेनू में जाकर
न्यू चुनना था, यहाँ फाइल मेनू में जाकर सेव चुनना है। कंट्रोल एस लिखे अगर दाबेंगे आप कीबोर्ड पर, कंट्रोल प्लस एस दाबेंगे मतलब कंट्रोल आपने दाब दिया और तब एस दाबा, मतलब कंट्रोल को छोड़ना नहीं है, दाबे रहना है, फिर एस को दाबा तो सेव हो गया। लेकिन पहली बार दस्तावेज गौर से सुनिए, पहली बार सहेजते समय फाइल का नाम और स्थान देना होता है। जब आप पहली बार अगर किसी चीज को सेव कर रहे हैं तो आपको क्या करना होता है, आपको उसका फाइल का नाम देना है और कहाँ पे सेव कर रहे हैं वो बताना रहता है। लेकिन दूसरा बार जब आप यही काम करते हैं तो ऑलरेडी जिस जगह पे आपने सेव किया वहीं पे सेव होता जाएगा। ठीक है, फिर से एक बार सुनिए, नया बात है आपके लिए। नया दस्तावेज बनाने के लिए फाइल मेनू में जाकर न्यू को चुनना रहता है, कंट्रोल प्लस एन दबाना रहता है। दस्तावेज को सेव करने के लिए फाइल मेनू में जाकर सेव चुने और कंट्रोल एस दबा सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं। पहली बार सहेजते समय फाइल का नाम और स्थान देना जरूरी होता है, देना पड़ता है। आगे देखिए, पाठ का चयन करना, माउस का उपयोग करके पाठ पर क्लिक करें और खींचे, शिफ्ट कुंजी के साथ तीर कुंजी का उपयोग करें। जैसे पाठ का चयन आपको करना है, मतलब कहाँ पे आपको काम करना है, तो यहाँ कह रहा है माउस का उपयोग करके पाठ पर क्लिक करें, ठीक है, और खींचे, या गौर से सुनिएगा, या शिफ्ट कुंजी के साथ तीर कुंजी का उपयोग करें, मतलब तीर को जहाँ खींचना वहाँ ले जाए, शिफ्ट दबाए और खींचे। दाबने का कोई बटन जरूरी, जैसे आप खींचेंगे ना तो ऑलरेडी वो सिलेक्ट होता जाएगा, ये कह रहा है। 3 बातें आपको यहाँ शॉर्टकट में जानना है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, कॉपी के लिए कंट्रोल प्लस सी करेंगे, जिस चीज़ को आप सिलेक्ट करके रखेंगे, सिलेक्ट करने के बाद माउस से जैसे ही आप क्या यहाँ लिखा था ना पाठ का चयन करना, तो जिस चीज़ को सिलेक्ट आपने किया है माउस से, अगर आप कंट्रोल प्लस सी करेंगे वो सिलेक्ट हो जाएगा, सॉरी कॉपी हो जाएगा। कंट्रोल प्लस एक्स कर देंगे तो कट जाएगा, कंट्रोल प्लस भी करेंगे तो वो पेस्ट हो जाता है। ध्यान रखिएगा, यही उठा के एग्जाम में देता है, ये वाला, ये नहीं, ये दोनों देगा। क्यों? क्योंकि कंट्रोल प्लस सी इसमें ऑप्शन देगा आपको लगेगा कट तो करना है, CUT कट, कट माने काटना हो तो कंट्रोल प्लस सी होगा, लेकिन यही काम खराब हो जाता है। कट का मतलब कंट्रोल प्लस सी नहीं होता है, कॉपी होता है सी से, कंट्रोल प्लस सी से कॉपी होता है, कंट्रोल प्लस सी से उस चीज कट होगा जो सिलेक्ट रहेगा, और कंट्रोल प्लस भी से पेस्ट होता है। और यहाँ पे ऑप्शन में देगा कंट्रोल प्लस पी, ताकि आप पेस्ट मार दें। लेकिन करना क्या है, कंट्रोल प्लस आपको क्या करना है, भी करना है, ताकि वो क्या हो जाता है, पेस्ट हो जाता है उस जगह पे, जिस जगह पे आप कर्सर रखेंगे ना उस जगह पे वो पेस्ट हो जाता है। पेस्ट हो जाना मतलब कॉपी एगो हो गया, वहाँ पे नया पे वो चीज़ बन जाता है। क्लियर है? इतनी बातें माइंड में जा रही है ना बातें? अभी तक अगर इतना बात आपके माइंड में चला गया तो आप याद रखिए 2 से 3 नंबर, 2 नंबर आपका कहीं नहीं जाने वाला है, मैं ये गारंटी ले सकता हूँ। ठीक है बहुत बातें, अभी क्लास तो लंबा चलेगा, तो इतनी सारी बातें, उसका क्वेश्चन भी है और क्वेश्चन का सल्यूशन भी मैं इसमें क्या कराऊंगा, पूरा का पूरा एक चैप्टर, मतलब कंप्लीट 10 नंबर आप पढ़ेंगे इस एक वीडियो से। आगे देखिए, कह रहा है पूर्ववर्त करना और पुनः करना, मतलब क्या है इसको समझिए। अंडो और रीडो, कंट्रोल प्लस जेड से अंडो होता है, अंडो, और रीडू जो होता है वो कंट्रोल प्लस वाई से होता है, ये ध्यान रखिएगा। मान के चलिए आपने कोई काम करा, बात को समझिए, अगर आपको पीछे वाला करना है, वो गलती से हो गया, आपको आप चाहते हैं कि पीछे वाला पॉइंट पे आप जाए, मान के चलिए आपने कोई नया चीज करा और आपको जस्ट पीछे जो पॉइंट पे आपको जाना है, तो आप अंडू करेंगे। बात समझ में आ रहा है? आपको रीडू करना है तो फिर आपको क्या करना होगा, कंट्रोल प्लस वाई करना होगा। आगे बढ़ने के लिए कंट्रोल प्लस वाई, पीछे जाने के लिए आपको कंट्रोल प्लस जेड। ध्यान दीजिएगा ये बात, यहाँ पे पूर्ववर्त करना और पुनः करना मैंने आपको अच्छे समझाया, एक बार फिर समझाता हूँ। मान के चलिए मैंने क्या किया, गौर से सुनिए, मैंने ऐसे एक लाइन कर दिया कंप्यूटर की स्क्रीन पर, ऐसे मैंने कर दिया, अब मुझे लगा ये गलत हो गया हमसे, ऐसे नहीं हमको करना चाहिए था, तो हमको ये हटाना था, तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल प्लस जेड मतलब अंडू करूँगा, ये हट गया। लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं यार ये रहना चाहिए था, तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल प्लस वाई। यहाँ कह रहा है बुनियादी कौशल टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, फॉन्ट बदलना। आपको पता टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का मतलब है टेक्स्ट आपने जो लिखा है उसमें कुछ कुछ आप चेंजिंग चाहते हैं, कैसे करेंगे, तो होम टैब में फॉन्ट समूह से फॉन्ट का प्रकार, होम, गौर सुनिएगा, होम टैब में जाना होगा आपको, फॉन्ट बदलने के लिए कहाँ जाना होगा, होम टैब में जाना होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक बात बताइए, सेव करने के लिए कहाँ पे जाने की बात की गई थी, याद आया कुछ? फाइल मेनू में जाना था, नया फाइल लेने के लिए फाइल मेनू में जाना था, सेव भी करना था तो फाइल मेनू में जाकर सेव करना था।
बट यहाँ पे अलग है। फॉन्ट बदलने के लिए आपको होम टैब में जाकर, होम टैब में फॉन्ट समूह से फॉन्ट का प्रकार आप चुन सकते हैं। जैसे उसमें रहता है कैलिबरी, एरियल, ऐसे करके सब नाम रहता है बहुत सारा। इसमें आकार भी बदल सकते हैं, साइज भी चेंज कर सकते हैं और डिजाइन भी चेंज कर सकते हैं। देयर आर टू थिंग्स, साइज एंड डिजाइन बोथ चेंज फ्रॉम इन द होम टैब बटन। आपको होम टैब में जाना है, फॉन्ट समूह में जाकर वो करना है। जैसे आप जो चाहे बदल सकते। एक और चीज़, बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक और अंडरलाइन कर सकते हैं। 3 तरह से काम कर सकते हैं शॉर्टकट में। एक तो आप जाके उसमें भी कर सकते हैं, दूसरा है ये एग्जाम में आएगा, Ctrl+B से आप बोल्ड कर सकते हैं, Ctrl+I से इटैलिक कर सकते हैं। मतलब पतला लिखा हुआ है उसको मोटा लिखने के लिए Ctrl+B करते हैं। अगर कोई सीधा सीधा चीज़ लिखा हुआ है ऐसे ऐसे, अगर आपको उसको ऐसे ऐसे तिरछा करना है तो आप क्या करेंगे, इटैलिक बोलते हैं उसको, Ctrl+I, इससे इटैलिक हो जाएगा ऐसे तिरछा। जैसे सीधा चल रहा था उसको तिरछा आप जिसको सिलेक्ट कर ले रहेंगे वो तिरछा हो जाएगा Ctrl+I से। थोड़ा बारिश शुरू हो गई तो थोड़ा बैकग्राउंड से नॉइज जाएगा। मैं टॉपिक कंप्लीट करके थोड़ा सा रुक जाता हूँ कुछ देर के लिए, फिर मैं आगे क्लास लूँगा, लेकिन इसको कंप्लीट करने दीजिए। अंडरलाइन के बारे में कहा जाता है Ctrl+U। मान के जैसे मैंने यहाँ अंडरलाइन कर दिया तो ये अंडरलाइन कैसे हुआ, Ctrl+U से। नॉर्मली लिखा रहा है ऐसे ऐसे लिखा रहा है कोई बात, अगर आप जैसे Ctrl+U सिलेक्ट करके करेंगे तो इसके नीचे ऐसे अंडरलाइन हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। Ctrl+U से अंडरलाइन, ये तो ठीक है, जो शब्द है उसी से। तब B से बोल्ड, I से इटैलिक, U से अंडरलाइन, तो ये तो याद रखना आसान है, फिर भी नहीं जानेगा उसके लिए दिक्कत है। अगला है पाठ संरेखन, यानी टेक्स्ट अलाइनमेंट क्या होता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं इसके लिए ऐसे ऐसे बॉक्स बना देता हूँ ताकि आपको मैं जो बातें बताऊँ आपको समझ में आ जाए अच्छे से। देखिए, मैं इसके लिए सबसे पहले बताता हूँ। अगर आप कर देंगे बाएं सरेख, मतलब Ctrl+L कर देंगे ना, तो जैसे कोई भी लाइन आपने लिखा है, एक लाइन यहाँ तक गया था, एक लाइन इतना तक था, एक लाइन इतना बड़ा है, तो सब एक तरफ से हो जाएगा। जैसे मान के चलिए आपने इस बॉक्स के अंदर, देखिए मैं कैसे यहाँ लिख रखा हूँ, यहाँ लिख रखा हूँ, इतना बड़ा लिख रखा हूँ, इतना लिख रखा हूँ, इतना छोटा बड़ा लिख रखा हूँ। लेकिन जैसे ही मैं क्लिक करूँगा ना इसको सिलेक्ट करके, और जैसे ही मैं अगर ये, अरे आपको तो दिख नहीं रहा था, सॉरी, थोड़ा नीचे करता हूँ। ऐसे जैसे तैसे लिखा हुआ है, मैं इसको सिलेक्ट कर लिया और जैसे ही मैं Ctrl+L किया तो क्या हो जाएगा, सब इधर से नंबरिंग से आ जाएगा। जितना बड़ा लाइन हो वो नंबरिंग से इधर आ जाएगा, सारे लाइन यहाँ नंबरिंग आ जाएगा, इधर एक लाइन में आ जाएगा। ठीक है, लेफ्ट साइड में। और जैसे ही मैं Ctrl+E करूँगा केंद्रित करने के लिए, Ctrl+E का दाएं रखने के लिए, तो बीच में अगर करना है हमको तो ऐसे हो जाएगा। देखिए, पहला लाइन अगर इतना बड़ा है तो यहाँ से आ जाएगा, दूसरा छोटा है तो इतना बड़ा, तीसरा इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, जितना बड़ा भी लाइन हो, लेकिन वो बीच से आ जाएगा, बीच से एकदम। तो इसको, ये इसका हो गया। अब क्या है, अगर मान के चलिए आपको इस तरफ से कंटिन्यू करना है तो फिर आपको राइट पे जाना होगा, Ctrl+राइट करना होगा। तो इतना बड़ा लाइन है तो यहाँ पे तक आएगा, दूसरा लाइन छोटा है तो इतना रह जाएगा, अगला बड़ा है तो इतना हो जाएगा, छोटा है तो इतना रह जाएगा, इससे बड़ा इतना रह जाएगा, बड़ा है इससे छोटा। तो इस तरफ से आप देखेंगे कि एक साइज का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा Ctrl+R। अच्छा, आपको एकदम क्या करना है कि जस्टिफाई करना है, आपको दोनों तरफ बराबर लाइन छोड़ना है। तो जस्टिफाई अलग चीज़ है, मतलब इधर भी बराबर और इधर भी बराबर लाइन छूट के बीच में लिखा जाएगा, आपको दोनों तरफ बराबर लाइन छूट जाएगा, समझे, दोनों तरफ बराबर मार्जिन छूट जाएगा, तो जस्टिफाई इसको बोलते हैं। क्लियर है, Ctrl+J से जस्टिफाई होता है, Ctrl+R से आपका राइट साइड से होगा, Ctrl+E से सेंटर हो जाता है, Ctrl+L से लेफ्ट हो जाता है। तो फंसते कहाँ है बच्चे, ई वाला में। तो Ctrl+ केंद्र के लिए क्या हो जाएगा, Ctrl+E हो जाएगा। क्लियर है बात। यहाँ पे लिखा हुआ है लाइन स्पेसिंग। एक और काम आप कर सकते हैं यहाँ, होम टैब में पैराग्राफ समूह से लाइन के बीच की दूरी बदल सकते हैं। मान के चलिए 2 लाइन लिखा हुआ है और वो बहुत पास पास आपको दूर करना है, या दूर हो गया है ज़्यादा दूर, एक यहाँ लिखा गया लाइन, एक यहाँ लिखा गया, आपको पास लाना है। तो दोनों काम आप कहाँ से कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। आपको जाना होगा होम टैब में, कहाँ जाना होगा, होम टैब में, और पैराग्राफ समूह में जाके लाइन के बीच की दूरी बदल सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं, देखने में अच्छा लगता है इससे। क्लियर है, आ गया ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उन्नत कौशल। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ये क्या है, अब आप कहेंगे कि ये क्या क्या लिखा रहता है, कुछ देर पहले बुनियादी कौशल, कुछ यहाँ पे उन्नत कौशल, ये सब का मतलब क्या है। तो कहने का मतलब कि नॉर्मल जानकारी, हार्ड जानकारी, बात समझ में आ रहा है। वहाँ से एकदम बेसिक जानकारी था, यहाँ से तो कुछ एक स्पेशल जानकारी है, बात समझ में आ रही है। तो देखते हैं क्या क्या स्पेशल जानकारी में, जैसे तालिका, टेबल बनाना और संपादित करना। अगर आपको इसमें टेबल बनाना चाहते हैं आप, जैसे जो पेज है उसके ऊपर टेबल क्रिएट करना है,
यहाँ पे जैसे बना हुआ है इस टाइप का टेबल उबल बनाना है। देखिए इंसर्ट टैब में जाके आपको सबसे इंपॉर्टेंट यही लाइन है कि आपको टेबल बनाने के लिए जाना कहाँ है, तो इंसर्ट टैब जाकर यही जानना वो चाहता है कि आपको पता है कि नहीं कि इंसर्ट टैब में जाना है। इंसर्ट टैब में जाकर टेबल पर क्लिक करना है। कहाँ पे दोस्त, टेबल पर क्लिक करें। पंक्तियों, रोज और स्तंभों की संख्या चुनना है आपको। वहाँ पे चुनना है कि कितना आपको रो चाहिए, ऐसे ऐसे लाइन, ऐसे ऐसे वाला, और कितना ऐसे ऐसे वाला लाइन चाहिए, ऐसे ऐसे वाला। कॉलम की संख्या चयन करें। आप तालिका में डेटा दर्ज कर सकते हैं, वहाँ लिखने वाला है उसमें लिख भी सकते हैं। कर पंक्तियों को स्तंभों जोड़ या घटा सकते हैं। अगला है सेल्स को मर्ज, मतलब मर्ज कर सकते हैं या स्प्लिट कर सकते हैं। ये क्या है इसको समझिए। मान के चलिए मैं एक पेज पे समझाने का कोशिश करता हूँ आपके बीच, मुझे 1 सेकंड का वक्त लगेगा। चलिए मान के चलिए ये पेज है आपके भी। इस पेज में आपने 5 लाइन ऐसे ऐसे लिया आपने। कहाँ पे जाकर बताइए, इंसर्ट में गया आपने, वहाँ पे आपने रो का संख्या, सॉरी कॉलम, रो का, 1 सेकेंड मैं बोल रहा हूँ, रो का संख्या आपने डाला 5, 1 2 3 4 5, और ऐसे डाला 3, 1 2 3, बन गया 3। ये ग्राफ बन गया। अब आपके दिल में आया कि नहीं मुझे एक और इधर से चाहिए था और नीचे से 2 और चाहिए था, तो उसमें फिर से आप बढ़ा सकते, उसमें संख्या उसमें आप प्लस कर सकते कि हाँ भाई एक और, तो अपने आप बढ़ जाएगा। नीचे अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो फिर नीचे बढ़ जाएगा, 2 बढ़ाना चाहते हैं 2 बढ़ जाएगा। एक और बात, ये चीज़ आप कर सकते हैं इसमें, पहले तो आपने टेबल बना लिया, ठीक है, पंक्ति आपने ये सेलेक्ट कर लिया। आप तालिका में डेटा दर्ज कर सकते हैं, पंक्ति स्तंभ जोड़ सकते हैं, हटा भी सकते हैं। आपका मन था कि इसको हटाना है तो आप वहाँ से जाके हटा भी सकते हैं। अगला है ये देखिएगा, सेल्स को मर्ज और स्प्लिट भी कर सकते हैं। मान के चलिए आपके दिल में आया कि ये पूरा कॉलम ना एक हो जाए, ये दोनों हट जाए, तो आप चाहेंगे तो इसको सिलेक्ट करके आप जब उसमें करेंगे मर्ज तो ये एक हो जाएगा, ये हट जाएगा, जो लाइनिंग है ना बीच वाला हट जाएगा, ये पूरा एक ऐसे हो जाएगा, एक बॉक्स बन जाएगा। अगर आपको मन है कि इसके बीच में हमको एक और स्प्लिट करना है, बीच में ऐसे लाइनिंग खींचना है, तो इसको सिलेक्ट करिए और फिर आप जाके स्प्लिट पे करेंगे तो फिर इसमें कट हो जाएगा बीच से। अगर आपको और स्प्लिट करना है तो फिर इसको सिलेक्ट करके इसमें भी काट सकते हैं, या 2 बार काटना है तो जो चाहे वो आप कर सकते हैं। आपको मुझे समझा दिया जो समझाना था, इंसर्ट में जाके सब आप काम कर सकते हैं। मुझे लगता है आप समझ में आ गया होगा इंसर्ट कैसे करना है टेबल। अच्छा यहाँ देखिए, इमेज, शेप मतलब साइज, स्मार्ट आर्ट डालना क्या होता है, शेप करना, इमेज करना, स्मार्ट आर्ट डालना, ये सब क्या है देखिए जरा। इंसर्ट टैब में इलस्ट्रेशंस, समूह से आप इमेज, कहाँ पे, इंसर्ट टैब में ही जाना है, कोई चीज़ आपको अब डालना है तो इंसर्ट में जाना है, ठीक है। समूह में आप इमेज, शेप्स यानी आकृति, और स्मार्ट आर्ट और ग्राफिक डाल सकते हैं। मतलब लिखा हुआ चीज़ डिजाइनिंग में आपको लिखना है, अलग अलग डिजाइन में, खूब सुंदर ऑलरेडी डिजाइन बना हुआ, समझे, आपको डिजाइन ना बनाना पड़े, जो फोटोशॉप वगैरह कोरल ड्रॉ में डिजाइन बनता है वो सारा डिजाइन ऑलरेडी बना हुआ हो, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से डायरेक्ट जाके वो चीज़ पे क्लिक करेंगे। जैसे एक चीज़ दिखाता हूँ आपको समझ में आएगा। देखिए जैसे ये डिजाइन बना हुआ है ना, लिखा हुआ है यहाँ पे प्रैक्टिस, उल्टा दिख रहा होगा आपको, कोई नहीं, प्रैक्टिस जो है, तो इस पर ये ऑलरेडी डिजाइन बना है, पीछे में ये जो धब्बा लगा हुआ है, ये सब चीज़ बना हुआ है, तो ऑलरेडी ऐसा डिजाइन बना हुआ होता है, उसी को हम लोग यहाँ आर्ट की बात बोल रहे हैं, समझे, ग्राफिक्स की बात कर रहे हैं, वो बना हुआ रहता है, ये सब आप लगा सकते हैं। कहाँ जाना है आपको, इंसर्ट टैब में इलस्ट्रेशन, समूह से आप इमेज, शेप्स, आकृति, स्मार्ट आर्ट और ग्राफिक डाल सकते हैं। अगला है, इमेज को डालने के बाद आप उसे रीसाइज कर सकते हैं और टेक्स्ट के साथ रैप कर सकते हैं। कहने का मतलब कोई इमेज आपने डाला तो छोटा आ गया या बड़ा आ गया, तो ऑलरेडी इमेज के पे क्लिक करके आप उसका छोटा या बड़ा साइज कर सकते हैं। आपको इमेज के ऊपर कुछ लिखना चाहते हैं, यहाँ पे जो लिखा हुआ है टेक्स्ट के साथ रैप कर सकते हैं, आप उस पर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है सिलेक्ट करके। अगला आपका हेडर और फूटर, स्टार लगा देता हूँ, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, हेडर और फूटर क्या होता है। हेडर एंड फूटर, देखिए इंसर्ट टैब में हेडर एंड फूटर समूह से दस्तावेज के शीर्ष मतलब हेडर और निचले भाग फूटर में जानकारी जैसे कि पृष्ठ संख्या, तारीख, दस्तावेज का शीर्षक आदि जोड़ सकते हैं। हेडर एंड फूटर इतना इंपॉर्टेंट होता है कि आपको अगर ऐड करना है, पृष्ठ का संख्या डालना हो, तारीख डालना हो, दस्तावेज का शीर्षक डालना हो, ये सभी हेडर एंड फूटर से आप डिजाइनिंग ले सकते हैं, किस टाइप के आपको डालना है, कई तरह के उसमें अवेलेबल होते हैं, लेकिन इंसर्ट में जाकर ही, इंसर्ट में हेडर एंड फूटर आ गया ये।
पृष्ठ संख्या जोड़ने के लिए यह बहुत उपयोगी होता है। मेल मर्ज, मेल मर्ज, मेल मर्ज क्या है, आइए इसको समझते हैं। कह रहा है यह सुविधा एक ही दस्तावेज जैसे पत्र या लिफाफा को कई प्राप्तकर्ताओं के लिए भेजने के लिए उपयोग की जाती है। यह सुविधा एक ही दस्तावेज, समझे, पत्र हो या कोई लिफाफा हो, कोई कई उपयोगकर्ता के लिए भेजने का उपयोग किया जाता है। किसी की बहुत सारे उपयोग करने वाले को भेजना है तो आप इस चीज़ को भेज सकते हैं मेल मर्ज करके। कह रहा है यह मुख्य दस्तावेज यानी पत्र और डेटा स्रोत प्राप्तकर्ताओं की सूची को मिलाता है। यह क्या करता है, मेल मर्ज मुख्य दस्तावेज जो है सो और डेटा स्रोत प्राप्तकर्ता की सूची को मिलाता है। कैसे आप करिएगा, ये स्टेप पूछ सकता है आपसे। मेल मर्ज उपयोग करने के चरण, जैसे सबसे पहले मेल मर्जिंग टैब, फिर आपको करना होगा स्टार्ट मेल मर्ज, फिर आपको सिलेक्ट रिसिपिएंट्स, किसको भेजना है उसको सिलेक्ट करना है, राइट एंड इंसर्ट फोल्डर्स करना होगा, फिर फिनिश एंड मर्ज करना होगा आपको, फिनिश एंड मर्ज। जैसे ही करेंगे आपका काम हो जाएगा। एक और चीज़ है, कुछ इम्पोर्टेंट शॉर्टकट कुंजी है जो इसमें यूज होता है, ये आपको पता होना चाहिए। 3 स्टार लगा देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में उठाता है। जैसे दस्तावेज को प्रिंट करने के लिए Ctrl+P करेंगे, Ctrl+P से पेस्ट नहीं होता है, Ctrl+P से प्रिंट होता है। कंट्रोल यहाँ पे है जो टॉपिक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल परिचय और बुनियादी कौशल आपको समझना होगा। आइए आराम से देखिए, अभी वर्ड आपने पूरा समझा, परिचय और बुनियादी कौशल, फिर मैंने उन्नत कौशल समझा, उसमें जो इंपॉर्टेंट थी बातें। तो पहले हम MS एक्सेल के बारे में आप समझेंगे, उसके बाद उसका भी उन्नत कौशल हम लोग समझेंगे, फिर पावर पॉइंट सभी को हमको समझना पड़ेगा। तो आराम से सारी बात देखना है। वीडियो को मैं कहूँगा रिपीट करिएगा, मैं इसका PDF दूंगा, PDF भी पढ़िएगा, थोड़ा समय आपको इस पर लगाना होगा। गारंटी के साथ आपका 10 नंबर यहाँ से उठेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बहुत टफ चीज़ नहीं आएगा, आप एकदम निश्चिंत रहिएगा, लेकिन हाँ आपको नॉलेज होगा तो जाके ही आप बना पाएंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है, तो MS एक्सेल इसको बोलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। कर यह एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, इस शब्द पर ध्यान दीजिएगा, स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जो डेटा को पंक्तियों यानी रॉज और स्तंभों में व्यवस्थित कर देता है। अच्छा, कह रहा है इसका उपयोग डेटा का विश्लेषण, गणना, विजुअलाइजेशन यानी एनालिसिस, कैलकुलेशंस एंड विजुअलाइजेशन के लिए किया जाता है। यह लेखांकन, बजट, सांख्यिकी और डेटा प्रबंधन के लिए बहुत उपयोगी है। समझ रहे हैं, ये लेखांकन, बजट, सांख्यिकी और डेटा प्रबंधन के लिए बहुत उपयोगी है, इसको थोड़ा सा समझना है आपको। आगे है एक्सेल की मूल बातें। पहला है आपका वर्कबुक, वर्कबुक। एक्सेल फाइल को वर्कबुक कहते हैं। एक्सेल फाइल को क्या कहते हैं दोस्त, एक्सेल फाइल को वर्कबुक कहा जाता है। माइंड में पहले बैठाइएगा, एक्सेल फाइल को वर्कबुक कहा जाता है। अगला है वर्कशीट, यानी कि प्रत्येक वर्कबुक में एक या अधिक वर्कशीट होती है जो ग्रिड यानी पंक्तियों और स्तंभों का संग्रह होती है। एक्सेल में यही होता है। अगर कहा जाए सेल की बात करिएगा तो गौर सुने, पंक्तियों और स्तंभों के प्रतिच्छेदन या इंटरसेक्शंस को सेल कहते हैं। प्रत्येक सेल एक अद्वितीय पता होता है, जैसे A1 B3 ऐसे करके बनता है। मैं फिर एक बार आता हूं, आपने अभी चार्ट देखा था, बस इसी टाइप का एक्सेल होता है, बट उसमें क्या होगा, ऊपर में यहाँ नेम कॉलम वगैरह डिटेल रहता है, इधर नंबरिंग वगैरह भी मिल जाएगा। इसी को एक जो ये बॉक्स बना, इसी को एक सेल कहेंगे, दूसरा सेल कहेंगे, सबका अलग पता होता है इसमें। जैसे वहाँ पे हमने जब ये बनाया था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, तो वो अलग चीज़ था, वहाँ पे चार्ट आप बना सकते थे, टेबल जिसको नाम दिया गया था, लेकिन यहाँ पे एक्सेल बनाते हैं। एक्सेल में इसका नाम है, अगर पहला है तो A1 A2 A3 A4 ऐसे, B1 B2 B3 ऐसे कर हर कोई का नाम होता है। वही बात यहाँ किया गया सेल के बारे में। वर्कशीट, ये जो पूरा है ये वर्कशीट है, ये पूरा वर्कशीट है। देखिए प्रत्येक वर्कशीट में एक या अधिक वर्कशीट होती है जो ग्रिड, पंक्तियों और स्तंभों का संग्रह होती है। वर्कबुक समझ गए, एक्सेल फाइल को वर्कबुक कहते हैं। फार्मूला बार इंपॉर्टेंट है ये। फार्मूला बार क्या होता है, तो यहाँ आप सेल में दर्ज किए गए डेटा या फार्मूला को देखें और संपादित कर सकते हैं। या तो आप उसमें लिखना चाहते हैं, या जो फार्मूला आपने लिखा है वो देखना चाहते हैं, वो डिटेल आपको फार्मूला बार में दिखता रहेगा। मुझे लगता है इतनी बात आपको समझ में आ गई। कुछ बुनियादी फार्मूला जानना है, यहाँ से क्वेश्चन 1 नंबर मिलेगा आपको, स्टार लगा दे रहा हूँ।
एक्सेल के इन टॉपिक से 1 नंबर आपको मिलेगा, ये सब चीज़ जान लीजिए। जोड़ने के लिए क्या फॉर्मूला है, तो सम जिसको जोड़ना है, जैसे A1 को A10 तक जोड़ना है तो आपको ऐसे लगाना है A1 कॉलन A10, A से 10 तक के सभी सेलों का योग इससे आपको मिल जाएगा लास्ट में, जहाँ पे जिस भी सेल में, जैसे मान के चलिए ये सीट बना हुआ है और यहाँ पे आपने डाटा दे रखा है, आपको इस कॉलम में जोड़ कर लिखना है, तो इस कॉलम में ये फॉर्मूला लिखना पड़ेगा आपको, समझे। इक्वल टू सम अगर आप लगाएंगे, इक्वल लगाना जरूर, इक्वल टू सम इतना से इतना, यहाँ से यहाँ तक फॉर्मूला है, इस कॉलम में आपको जोड़कर ऐड होके आंसर आ जाएगा। अगर इसके जस्ट नीचे लगाना है तो इसमें ये फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो आपको याद रखना है, सम का आपने देख लिया, माइनस के लिए यहाँ पे है, जैसे सबसे लास्ट में देखिएगा यहाँ पे न्यूनतम, न्यूनतम मतलब मिनिमम, मिनिमम A1 से A तक करा चयनित सेलों में से सबसे छोटा, सॉरी तो माइनस नहीं है, छोटा के लिए है, मिनिमम है ना। जब भी 2 सेल को घटाना है तो आपको कुछ नहीं करना है, सम के जगह पर आपको क्या लिखना है, सबट्रैक्ट लिखना है। यहाँ देखिए औसत निकालने के लिए एवरेज लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, बराबर देकर, बराबर देना जरूरी है। एवरेज A1 से लेके A तक चयनित सेलों का जो भी चयन आपने किया है यहाँ से यहाँ तक जुड़ जाए, एवरेज निकलेगा। एवरेज क्या होता है, सभी को जोड़कर और जितना संख्या उतना से भाग लग जाएगा। अगर आपको काउंट करना है, गिनना है कि कितना है, तो A1 से 10 तक उन सेलों की संख्या गिनती और उन सेलों की संख्या गिनता है जिसमें संख्याएं हैं। जैसे A1 से A10 तक में जितना सेल होगा जिसमें संख्या लिखा हुआ है उतना को काउंट करके बता देगा। कुछ सेल खाली होगा, खाली वाला भी आपको जानना है ना गिनने के लिए, तो इसलिए कि कितना खाली कितना आती है आपको पता चल जाएगा। फिर का अधिकतम मैक्सिमम जानने के लिए A से 10 तक सिलेक्ट कर लीजिए, 20 तक करना है, 50 तक करना है, आपको मैक्सिमम जानना है तो मैक्स लिख के बराबर का चिन्ह देकर, तो उसमें बड़ा बता देगा, छोटा तो छोटा बता देगा। कह रहा है कोई भी फॉर्मूला शुरू करने से पहले बराबर का चिन्ह का प्रयोग करना जरूरी होता है, तो ये सब आप जान लीजिए। सब्ट्रैक्ट में आप शुरू में SUB लिख देंगे, SUB लिख देंगे तो काम आपका हो जाएगा। जैसे सम का SUM लिखे तो दूसरा, या पूरा भी लिख सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं, वो करके दे देगा आपको। आगे आइए, बुनियादी कौशल अगला है फॉर्मेटिंग और डेटा संपादन। फॉर्मेटिंग करना और डेटा संपादन करना, ये क्या है, तो सेल फॉर्मेटिंग करना, कोई सेल है उसको फॉर्मेट करना, हटाना। तो होम टैब में जाना होगा, होम टैब में नंबर समूह से आप सेलों को मुद्रा यानी करेंसी या प्रतिशत, परसेंटेज या तारीख, डेट आदि में फॉर्मेट कर सकते हैं, मतलब आप चेंज कर सकते हैं, आपको जो जैसा चाहते हैं आपको जाना होगा होम टैब में। नेक्स्ट है बॉर्डर लगाना, मतलब होम टैब में फॉन्ट समूह से सेल या सेल रेंज पर बॉर्डर लगा सकते हैं आप, इसको बॉर्डर लगाना बोलते हैं। लेकिन ध्यान रखना है मेनली आपको कहाँ जाना होगा, यही पूछा है कि बॉर्डर लगाने के लिए आपको कहाँ जाना होगा। होम में जाना होगा, ऐसे ऐसे देगा, टाइटल बार होगा, बहुत तरह के नाम दे देगा आपको, उसमें होम टैब में जाना होगा। फॉन्ट समूह से आप सेल या सेल रेंज पर बॉर्डर लगा सकते हैं। आगे कह रहा है स्मार्ट फिल्टर, सॉरी सॉर्ट एंड फिल्टर। तो डाटा टैब में सॉर्ट टू फिल्टर समूह से आप डेटा को आरोही असेंडिंग या अवरोही डिसेंडिंग क्रम में सॉर्ट कर सकते हैं, या विशेष मापदंड के आधार पर फिल्टर कर सकते हैं। बात समझ में आई, आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। तो सॉर्ट एंड फिल्टर डाटा टैब में, अब ये याद रखना होगा, जैसे होम टैब उसमें है, इसमें डाटा टैब है, तो टैब आपको याद रखना कहाँ जाकर, यही पूछेगा कि सॉर्ट एंड फिल्टर करने के लिए किस टैब में आपको जाना होगा, तो आपको डाटा टैब लिखना पड़ेगा उस समय, ठीक है। और पूछता है कि क्या होगा इसके अंदर, तो आरोही अवरोही क्रम में आप सजा सकते हैं। मुझे पता है आपको सेशन बहुत अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि यूट्यूब पे इस टाइप के इतना सुंदर से सिंपल भाषा में नहीं है सेशन, और फ्री ऑफ कॉस्ट टोटल तैयारी यहाँ होगा। आप निश्चिंत रहिएगा कि आपका तैयारी अधूरा छोड़ दिया जाएगा, ये क्या होगा। बहुत जल्दी सारे चीज़ आपको इस चैनल पे दिखेगा बड़े बड़े वीडियो के रूप में, जहाँ से आप आराम से रिवाइज 2 बार 4 बार देख के कर सकते हैं फ्री में 100%, ये खास बात है। अब करा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल उन्नत कौशल, कुछ अच्छे अच्छे बातें जिसमें और होता है उसको समझिए। जैसे चार्ट करा है, चार्ट्स और ग्राफ बनाना, ठीक है। चार्ट कहता है चार्ट डेटा को विजुअलाइज करने और उसका विश्लेषण करने में मदद करता है, ठीक है। नेक्स्ट है डाटा का चयन करें, फिर इंसर्ट टैब में चार्ट समूह से अपनी पसंद का चार्ट, जैसे बार चार्ट, पाई चार्ट, लाइन चार्ट आप ला सकते हैं। याद रखिए इंसर्ट टैब में जाना है और चार्ट समूह में, इंसर्ट टैब में जाके चार्ट समूह से, इंसर्ट टैब के अंदर चार्ट समूह दिखेगा वहां से, ये इंपॉर्टेंट है, यही इंपॉर्टेंट है, यही पूछ देता है कि कहाँ से आप लाइएगा। बार चार्ट जो ऐसे ग्राफ बना रहता है, ऐसे 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 करके,
ठीक है। ये जो पाई चार्ट लिखा हुआ है, पाई चार्ट ऐसे गोल करके ऐसे ऐसे जो बनता है, ऐसे अलग अलग परसेंट वगैरह में, समझे। लाइन चार्ट जिसमें ऐसे करके लाइन वगैरह बनता है, ऐसे ऐसे वाला, समझ गए होंगे। तीनों आपके सामने मैंने रख दिया। आगे ये शर्तिया फॉर्मेटिंग, कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या है देखिएगा। यह सुविधा डेटा में पैटर्न और रुझानों को उजागर करने में मदद करता है, ठीक है। करा होम टैब में स्टाइल समूह से आप विशिष्ट शर्तों को पूरा वाले सेलों का हाईलाइट कर सकते हैं। मान के चलिए आपको होम टैब में जाना है, पहले जानिए आपको कोई स्टाइल बदलना है, किसी स्पेशल का, किसी को मोटा करना है, पतला करना है, या कलर चेंज करना है, कुछ करना है, होम टैब में जाके आप उस चीज़ को स्पेशल कर सकते हैं। वही कह रहा है ये हाईलाइट है, समूह से आप विशिष्ट शर्तों को पूरा करने वाले सेलों को, कोई खास चीज़ है, सेल को हाईलाइट कर सकते हैं। हाईलाइट मेनली याद रखिए, यही पूछेगा आपसे, एक्स्ट्रा बातें नहीं पूछेगा, तो इसको याद रखिए। हाईलाइट करने के लिए आपको होम टैब में जाना पड़ेगा, याद रखिए। उदाहरण जैसे कि 500 से अधिक मान वाले सेलों को हरा रंग में हाईलाइट करना है, 500 से अधिक वाले को हरा रंग में, तो फिर आप कहाँ जाएंगे, होम टैब में स्टाइल में जाके आप उस चीज़ को सिलेक्ट करके कर सकते हैं। क्लियर है बात। अगला है बी लुकअप। बी लुकअप का मतलब क्या होता है, ये क्या है, यह एक बहुत ही शक्तिशाली फंक्शन है जिसका उपयोग तालिका में ऊर्ध्वाधर रूप से डेटा खोजने के लिए किया जाता है। यह एक बहुत ही शक्तिशाली फंक्शन है जिसका उपयोग तालिका में ऊर्ध्वाधर रूप से डेटा खोजने के लिए किया जाता है। देखिएगा सिंटैक्स बराबर, गौर से सुनिएगा, बराबर वी लुकअप, ठीक है। अब ब्रैकेट के अंदर लुकअप अंडरस्कोर वैल्यू, फिर टेबल अंडरस्कोर एरे, आगे है कॉलन अंडरस्कोर इंडेक्स अंडरस्कोर नंबर, ठीक है, ब्रैकेट में रेंज अंडरस्कोर लुकअप। इसका मतलब क्या है देखिए, लुकअप अंडरस्कोर वैल्यू वह मान जिसे आप खोजना चाहते हैं, ठीक है। टेबल अंडरस्कोर एरे वह रेंज जिसमें डाटा है। कॉलम अंडरस्कोर इंडेक्स अंडरस्कोर नंबर उस स्तंभ की संख्या जिसमें जिसमें से मान निकालना है। रेंज अंडरस्कोर लुकअप, यदि यह फॉल्स है तो यह सटीक मिलान एग्जैक्ट मैच खोजता है, समझे। ऐसे करके ये सारे क्रियाकलाप आप कर सकते हैं, इसको वी लुकअप बोलते हैं। एक क्वेश्चन बनता है कि वी लुकअप जो है आपको कहाँ मिलेगा, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, ये पूछा जाता है। तो वी लुकअप याद रखिएगा, एक्सेल के अंदर वी लुकअप शब्द आपको देखने को मिलेगा एक्सेल में। अगला है पिवट टेबल। पिवट टेबल, ठीक है, यह एक डेटा सारांश उपकरण है जो आपको बड़ी मात्रा में डेटा को सारांशित करने और विश्लेषण करने में मदद करता है। इंसर्ट टैब में टेबल्स समूह से पिवट टेबल बनाया जा सकता है। फिर से सुनिए, इंसर्ट टैब में टेबल्स समूह से पिवट टेबल बनाया जा सकता है, इसको थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। अगला है शॉर्टकट कुंजी। क्या है, शॉर्टकट कुंजी। पिवट टेबल याद हुआ कि नहीं हुआ, गौर करिएगा। कह रहा है यह एक डेटा सारांश उपकरण है जो आपकी बड़ी मात्रा में डेटा को सारांश करने और विश्लेषण करने में मदद करता है, इसको पिवट टेबल बोलते हैं, याद रखिएगा। ये एक्सेल में ही होता है। इंसर्ट टैब में टेबल समूह में पिवट टेबल बनाया जा सकता है, समझे। इंसर्ट टैब में आपको जाना होगा, फिर टेबल समूह में जाना होगा, फिर पिवट टेबल वहाँ से आप बना सकते हैं। शॉर्टकट कुंजी कुछ जानिए इसमें, जैसे कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल अगर आप डालते हैं, दो चीज़ डालना है, कंट्रोल शिफ्ट दबा के रखना है और एल दाबना है, तो डेटा पर फिल्टर लगाने या हटाने के लिए किया जाए, डेटा पर फिल्टर लगाना हो या हटाना हो तो। फिर कंट्रोल प्लस पेज अप वाला अगर डालते हैं और कंट्रोल प्लस पेज डाउन, तो अलग अलग वर्कशीट पर स्विच करने के लिए, अगर मान के चलिए अलग अलग वर्कशीट पर जाना है, एक पेज से दूसरे पेज पर जाना है, तो अप या डाउन करने के लिए आपको कंट्रोल प्लस पेज अप डाल दिएगा तो ऊपर वाले पेज पे चले जाइएगा, अगर ऊपर पेज होगा तो। आपको नीचे वाला पेज पर डालना है तो कंट्रोल प्लस पेज डाउन पर एरो पर क्लिक करना हो तो नीचे वाला पे आप आ जाएंगे। ये कीबोर्ड पर रहता है। फार्मूला में सेल संदर्भ को पूर्ण यानी एब्सोल्यूट बनाने के लिए ये काम कर सकते हैं आप। आगे आइए, अब हम लोग बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट कह रहा है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट MS पावर पॉइंट क्या है, तो ये एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। अब आइए यहाँ पे पीछे आइए, एक बारी बैच कराते हैं एक चीज़। यहाँ देखिएगा, यहाँ क्या था, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है, एक स्प्रेड प्रोग्राम है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, समझे।
यहाँ देखिएगा, यहाँ बोल रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है, तो यह वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। वर्ड का प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। एक्सेल में क्या हो रहा है, यह स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। और अभी अगर हम बात कर रहे हैं एक्सेल में, तो यहाँ क्या कह रहा है उसको समझना है, ये सब चीज़ जानिएगा, अच्छा रहेगा। यह प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, मतलब प्रेजेंटेशन देना, एक स्लाइड के बाद एक स्लाइड आ रहा है, कुछ उसमें मोशन भी हो रहा है, कुछ मूवमेंट भी हो रहा है, वो सब। इसका उपयोग स्लाइड्स का उपयोग करके प्रस्तुतिकरण मतलब प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग शैक्षणिक व्याख्यान में, व्यापारिक संस्तुतियों में एवं अन्य सार्वजनिक भाषणों के लिए किया जाता है। आप बोलते जाइए, समझाते जाइए और एक के बाद एक चीज़ पेज बाय पेज आता रहेगा। बुनियादी कौशल यानी प्रस्तुति बनाना, जैसे देखिए नए प्रेजेंटेशन बनाने के लिए आपको फाइल मेनू में जाना होगा, एकदम ध्यान, फाइल मेनू में न्यू चुनना पड़ेगा, ये याद रखिएगा। स्लाइड जोड़ने के लिए क्या करना होगा, होम टैब में जाना होगा, ये अब इंपॉर्टेंट लाइन हो गया। होम टैब में जाकर न्यू स्लाइड पर क्लिक करना होगा। लेआउट बदलना, होम टैब में लेआउट समूह से स्लाइड का लेआउट बदलना, जैसे टाइटल स्लाइड हो गया, टाइटल एंड कंटेंट हो गया, वगैरह वगैरह। फिर से सुनिए, स्लाइड जोड़ना यानी होम टैब में न्यू स्लाइड पर क्लिक करें। लेआउट बदलना, होम टैब में लेआउट समूह से स्लाइड का लेआउट बदले, टाइटल स्लाइड और टाइटल एंड कंटेंट, ये सब आप कर सकते हैं। आगे देखिए, यहाँ क्या कर रहा है, थीम चुनना। डिजाइन टैब में थीम समूह से प्रेजेंटेशन के लिए एक आकर्षक थीम चुन सकते हैं। देखिए, थीम चुनने के लिए आप क्या करेंगे, ठीक है, डिजाइन टैब में आपको जाना कहाँ होगा, डिजाइन टैब, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। जैसे लेआउट के लिए आपको कहाँ जाना था, होम टैब में। लेआउट बदलने के लिए क्या करना था, होम टैब में जाके लेआउट समूह से स्लाइड या लेआउट बदल सकते थे। टाइटल स्लाइड हो गया टाइटल या कंटेंट हो गया। होम टैब में जाके आप न्यू स्लाइड ले सकते हैं नया के लिए। अगर नया प्रेजेंटेशन के लिए फाइल मेनू में जाके न्यू चुन सकते थे आप। थीम चुनने के लिए आपको डिजाइन टैब में थीम समूह प्रेजेंटेशन के लिए एक आकर्षक थीम चुन सकते हैं, कैसा आपको चाहिए। बुनियादी कौशल कंटेंट जोड़ने के लिए, जैसे टेक्स्ट बॉक्स में जानकारी लिख सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स क्या है, तो टेक्स्ट बॉक्स में कोई भी जानकारी आप लिख सकते हैं। इमेज और ग्राफिक्स, इंसर्ट टैब में जाना होगा। कोई भी इमेज ग्राफिक लेने के लिए आपको कहाँ जाना होगा, इंपॉर्टेंट है, इंसर्ट टैब में जाके चित्र, क्लिप आर्ट या शेप्स डाल सकते हैं। कोई भी शेप या डिजाइन चाहते हैं वो डाल सकते हैं। तालिकाएं और चार्ट, इंसर्ट टैब में जाना होगा। कहाँ जाना होगा, इंसर्ट टैब में। टैब्स और इलस्ट्रेशन समूह आदि तालिकाएं जोड़ सकते हैं, हटा सकते हैं, मतलब जोड़ सकते हैं, हटाने के लिए तो आप माउस से हटा सकते हैं। एनिमेशन, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें पावर पॉइंट एनिमेशन ना हो ऐसा हो नहीं सकता। एनिमेशन और ट्रांजिशन जो इफेक्ट दे सकते हैं, जैसे ट्रांजिशन, यह एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड में जाने के प्रभाव यानी इफेक्ट को नियंत्रित करता है। ट्रांजिशन टैब से आप इसे सेट कर सकते हैं। ट्रांजिशन टैब से डिजाइन बना सकते हैं। आप लोग आजकल रील वगैरह में भी देखते होंगे, बनाते भी होंगे मोबाइल में, तो देखते होंगे एक से दूसरा में जाने के लिए कैसे आप प्रयोग करते हैं ट्रांजिशन टैब का। अच्छा, अगला है एनिमेशन। कह रहा है कि यह स्लाइड पर मौजूद टेक्स्ट हो गया, इमेज या अन्य ऑब्जेक्ट्स पर प्रभाव डालता है। एनिमेशन टैब से आप इसे सेट कर सकते हैं। कहाँ जाना होगा, एनिमेशन टैब से आपको सेट करना होगा एनिमेशन के लिए। जैसे कोई मूव कराना है, टेक्स्ट हो गया, इमेज या अन्य ऑब्जेक्ट्स को कोई प्रभाव डालना, उस पर क्या डिजाइन लगाना चाहते हैं वो। कुछ शॉर्टकट कुजी है, जैसे F5 स्लाइड शो शुरू करने के लिए। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन उठता है यहाँ से कि स्लाइड शो आपको शुरू करना है पावर पॉइंट में, तो आप क्या दाब देंगे, एकमात्र बटन, तो F5 क्लिक कर देंगे तो जो भी आपने जितने भी स्लाइड बनाया होगा वो आपके सामने एक एक करके थोड़ी थोड़ी देर पे चेंज होकर आपको दिखने लगेगा। Ctrl+M से नई स्लाइड डालने के लिए अगर आप Ctrl+M करेंगे तो नया स्लाइड आपको आ जाएगा। और Ctrl+D से डुप्लीकेट स्लाइड बना सकते हैं। जो सामने दिख रहा है स्क्रीन पर स्लाइड, उसी डिजाइन का आपको और स्लाइड चाहिए तो आप Ctrl+D कर दीजिए, आपको डुप्लीकेट स्लाइड मिल जाएगा। और उसमें थोड़ा बहुत चेंज आप कर देंगे तो एक नया स्लाइड आपका बन गया। Ctrl+M करेंगे तो आपको नई स्लाइड वहाँ पे ऐड हो जाएगा, जिसमें आपको खुद से सारा कुछ करना होगा, सिर्फ स्लाइड नहीं आएगा, कॉपी पेस्ट नहीं हुआ है। लेकिन ये हो गया आपका क्या, डुप्लीकेट स्लाइड। और F से डायरेक्ट स्लाइड शो चालू हो जाएगा। यहाँ पे पावर पॉइंट भी आपने समझ गया, आपने एक्सेल भी समझ गया, वर्ड भी समझ गया। तो मेनली यहाँ 3 चीज़ समझना रहता है, आपको तीनों समझ गया। अब हम लोग इंटरनेट नेटवर्क यहाँ से बात करेंगे। 1 नंबर यहाँ से आपको 1 मार्क्स तो रहेगा ही रहेगा, यानी अभी ये चौथा मार्क्स के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, चौथा या 5वां मार्क्स यहाँ से आपको मिलेगा। उसके अलावा भी है कंप्यूटर सुरक्षा, इसमें भी लंबा चलेगा, नेटवर्क वाला में थोड़ा लंबा चलेगा। फिर मेमोरी और डाटा इकाई है, वहाँ से भी 1 नंबर आपका मिलता है, वो भी मैं अभी पढ़ाऊँगा, ठीक है। ऐसे करके और सारी बातें आपको
क्लियर हो जाएगा आपके क्लास में आज 10 नंबर आराम से। देखिए इंटरनेट क्या है, तो ये दुनिया भर में जुड़े कंप्यूटरों का एक विशाल नेटवर्क है। इंटरनेट क्या है, तो ये नेटवर्क है। इंटरनेट क्या है, नेटवर्क है, लेकिन कितना, तो विशाल नेटवर्क है, बहुत सारे कंप्यूटर जुड़ा हुआ है। यह वेब ब्राउज़र, गौर से सुनिएगा, यह वेब ब्राउज़र क्या है ये भी याद रखिए। वेब ब्राउज़र जैसे कि गूगल क्रोम हो गया, जहाँ पे कोई चीज़ सर्च आप करते हैं, फायरफॉक्स हो गया, का उपयोग करके जानकारी तक पहुँचना, ईमेल भेजना और ऑनलाइन संचार करने की अनुमति भी देता है। वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, www, इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी का एक संग्रह है। www वर्ल्ड वाइड वेब, इसी के अंदर सारे जानकारी इकट्ठा रहते हैं, ध्यान रखिएगा। गूगल क्रोम या फायरफॉक्स क्या है, तो ये वेब ब्राउज़र है जहाँ आप कोई चीज़ सर्च करके निकालते हैं। और इंटरनेट क्या है, तो ये क्या है, बहुत सारे कंप्यूटरों के जुड़े हुए एक नेटवर्क है। आगे आइए, इंटरनेट के महत्वपूर्ण शब्द, यहाँ से इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से उठता है। यूआरएल क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, नहीं कहते कि हम यूआरएल डालेंगे, सर्च करेंगे तो निकल जाएगा, तो उस यूआरएल क्या बताता है कि किस जगह पर वो चीज़ है, उसको डायरेक्ट निकाल के आपके सामने लाता है इंटरनेट से। इंटरनेट पे तो बहुत कुछ सेव है, लेकिन उस चीज़ को आपके सामने लाने के लिए आप यूआरएल डालते हैं। देखिए वेब पेज आ गया ना, वेब पेज का पता, जैसे कि https://www-google-com ऐसे करके खरा। वेब ब्राउज़र, वेब ब्राउज़र क्या है, तो एक सॉफ्टवेयर जो आपको इंटरनेट पर वेब पेज तक पहुंचने की अनुमति देता है। वेब ब्राउज़र क्या होता है, मैंने अभी बताया। जैसे इसमें क्या हो गया, इसी का उदाहरण है क्रोम, फायरफॉक्स, ये सब वेब ब्राउज़र है। इसी पे आप सर्च करके आप उस जगह पे पहुंचते हैं जो आप चीज़ सर्च कर रहे हैं। आगे है सर्च इंजन। सर्च इंजन क्या है, तो एक वेबसाइट जो इंटरनेट पर जानकारी खोजने में मदद करता है, जैसे गूगल हो गया, बीइंग हो गया, गूगल हो गया या बीइंग हो गया। अब गूगल के अंदर, सर्च इंजन के अंदर वेब ब्राउज़र होता है। बात समझ में आया, समझिएगा। गूगल के अंदर गूगल क्रोम है, तो वो क्या कर रहा है, आपको खोजने में मदद कर रहा है, सर्च इंजन। तो वेब ब्राउज़र और सर्च इंजन मुझे लगता है आपको समझ में अलग अलग आ गया। अच्छा, हाइपरलिंक क्या है, हाइपरलिंक कहता है एक टेक्स्ट या इमेज जिस पर क्लिक करने पर आप किसी दूसरे पेज पर जा सकते हैं, उसको हाइपरलिंक बोलते हैं। एक टेक्स्ट, कोई टेक्स्ट है या इमेज है जिस पर आप क्लिक करने पर आप किसी दूसरे पेज पर जा सकते हैं, उसे हाइपरलिंक बोलते हैं। अगला देखिएगा, ईमेल। ईमेल क्या होता है, तो ईमेल एड्रेस एक ईमेल पते के दो मुख्य भाग होते हैं। ईमेल पते के दो मुख्य भाग होता है, उपयोगकर्ता का नाम, यूजर नेम, और डोमेन नेम @ चिन्ह के बाद। बात समझे, मान के चलिए कि हम शुरू में, मैं अपना ईमेल आईडी बताता हूँ, जो कि आप लोग को मैं देता हूँ कि आप लोग उस पर मेल कुछ करिएगा। देखिए, जैसे मेरा है रोहित 9631 @gmail.com। मत करिएगा, मैं गलत लिखा हूँ, ईमेल देना सही बात नहीं है, इसीलिए सभी लोग को। देखिए, यहाँ से यहाँ अगर आप बात करेंगे, गौर से सुनते रहिएगा, यहाँ से यहाँ तक मेरा नेम हुआ, और @ के बाद ये gmail.com है, तो यानी कि मैं जीमेल से भेज रहा हूँ। अगर मैं yahoo.com लिख दूँ तो याहू से मैं भेज रहा हूँ। ये बताता है क्या, डोमेन नेम। वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिएगा, ठीक है, कि ईमेल एड्रेस एक ईमेल पते के दो मुख्य भाग है, उपयोगकर्ता का नाम, यूजर नेम, और डोमेन नाम @ चिन्ह के बाद। ईमेल भेजना, ईमेल भेजने के लिए आपको प्राप्तकर्ता का पता होना चाहिए। विषय, सब्जेक्ट और संदेश लिखना होता है। आप फाइलें अटैच भी कर सकते हैं, कोई भी पेज वगैरह कुछ भेजना है। सीसी क्या होता है और बीसीसी क्या होता है, इसको समझ लीजिए, बहुत आसान है। सीसी मतलब होता है कार्बन कॉपी, ये फुल फॉर्म आया हुआ है पहले, इसलिए याद रखिएगा, पहले आया है क्या चीज़ में, तो जीविका के एग्जाम में ही पहले आया हुआ है, कार्बन कॉपी। उन लोगों के पते जिन्हें आप संदेश की एक प्रति भेजना चाहते हैं, जो आप भेज रहे हैं कार्बन कॉपी में। एक तो आप किसी मेन को नाम लिखिएगा कि फलना आदमी को हम भेज रहे हैं, लेकिन आप किसी और को भी उसमें डालना चाहते हैं कि वो भी देखे इस बात को कि मैंने क्या भेजा है, तो आप वहाँ कार्बन कॉपी लगा देते हैं। सीसी में भी उसका ईमेल डाल देते हैं, तो उसके पास चला जाता है। अब एक होता है बीसीसी, तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी, इसका फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, याद रखिएगा, ये इस बार के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। कहता है उन लोगों के पते जिन्हें आप प्रति भेजना चाहते हैं, लेकिन अन्य प्राप्तकर्ता को यह नहीं दिखेगा कि उन्हें भी आप भेजा गया है।
मतलब कार्बन कॉपी में आप डालिएगा तो उसको सेपरेट सेपरेट मिल जाएगा, एक दूसरे को कोई नहीं जानेगा किसको भेजा गया। लेकिन सीसी वाला दिखेगा और जो ओरिजिनल लिखते हैं मेल वो दिखेगा। ओरिजिनल मेल में जो लिख रखे हैं वो दिखेगा, सीसी वाला भी दिखेगा। अगर किसी को कार्बन कॉपी आपने भेजा है तो कार्बन कॉपी आपने 10 लोगों को भेजा है तो उसमें कार्बन कॉपी वाले को अपना ही सिर्फ दिखेगा इसमें मेल, और सीसी वाला उसको दिख जाएगा, और मेन जो मेल आपने लिखा है वो दिख जाएगा किसको लिखा है। लेकिन सीसी में और किसी को आपने लिखा है वो नहीं दिखेगा। बात समझ गए होंगे? मुझे लगता है समझ में आ गया। नेटवर्किंग के प्रकार, तो नेटवर्किंग कैसे किया जाता है नेट कनेक्ट करने के लिए? तो एक होता है लैन, एक होता है कंप्यूटर सुरक्षा यानी साइबर सिक्योरिटी। वायरस क्या कहता है? एक दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम जो कंप्यूटर में प्रवेश करके डाटा को नुकसान पहुंचाता है। मतलब क्या है दुर्भावनापूर्ण? मतलब ऐसा भावना से बनाया हो जो अच्छा भावना नहीं हो, जो कि खराब करे जाके कंप्यूटर में प्रवेश करके किस चीज़ को, किसी भी डेटा को नाश कर देता है। अगला है फिशिंग, धोखाधड़ी वाले ईमेल या संदेश जो आपकी व्यक्तिगत जानकारी, पासवर्ड, बैंक वितरण चुराने की कोशिश करते हैं, उसे फिशिंग बोलते हैं। और ये अभी सबसे ज़्यादा एकदम लेटेस्ट है, मतलब लेटेस्ट नहीं है, मतलब एग्जाम में आने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, सो कहना चाह रहे हैं हम। इसको फिशिंग बोलते हैं। धोखाधड़ी वाले ईमेल हो सकता है या संदेश जो आपकी व्यक्तिगत जानकारी, पासवर्ड, बैंक विवरण ये सब ले लेगा। आगे देखेंगे मैलवेयर, ये भी दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर के लिए एक सामान्य शब्द है। मैलवेयर का मतलब कह रहा है सुरक्षा से कैसे उपाय कर सकते हैं। सुरक्षा के उपाय जैसे एक मजबूत एंटीवायरस प्रोग्राम का उपयोग कर सकते हैं। आप एंटीवायरस प्रोग्राम डाल सकते हैं, कंप्यूटर में होना जरूरी है। अज्ञात स्रोत से प्राप्त ईमेल अटैचमेंट ना खोलना है, जो कहीं से भी ईमेल आ गया उसको खोलना ही नहीं है। नियमित रूप से अपने सिस्टम और सॉफ्टवेयर को अपडेट भी करना है, नए नए जो वर्जन आते हैं उसका। मजबूत पासवर्ड का प्रयोग करना है, जब भी पासवर्ड बनाना है तो बहुत स्ट्रांग बनाना है, समझे? ये है खास करना काम। महत्वपूर्ण शॉर्टकट कुंजी जानना है, जो कि ऑलरेडी हम लोग जानते हैं एमएस वर्ड या विंडोज का, जैसे कंट्रोल+A से सभी का चयन होना, मतलब सिलेक्ट हो जाना। कॉपी करना कंट्रोल+C, कंट्रोल+X से कट करना होता है, कंट्रोल+V से पेस्ट करना होता है, कंट्रोल+Z से अंडू होता है, कंट्रोल+Y से रीडू होता है, कंट्रोल+S से सेव हो जाता है, कंट्रोल+P से प्रिंट कर सकते हैं आप, ठीक है। आगे F1 अगर दबाएंगे तो सहायता हेल्प के लिए आप खोल सकते हैं F1 से। Alt+Tab से खुले प्रोग्राम के बीच स्विच करना, मान के चलिए Alt+Tab दबाया था, ऊपर में आप देखेंगे कंप्यूटर पर एक चीज़ खुला है, दूसरा खुला है, तीसरा खुला है, चौथा चीज़ आप यहाँ पे है, आपको आगे आगे जाना है तो आप उस पर स्विच कर सकते हैं कंट्रोल+Tab दबा के, ठीक है। क्लियर है ये बात, याद रखिए, स्विच कर सकते हैं। तो कंप्यूटर प्रबंधता परीक्षा के लिए अंतिम टिप्स, देखिए कंप्यूटर प्रबंधता परीक्षा के लिए अंतिम टिप्स कुछ दिया गया इस बुक में, उसको समझते हैं। कह रहा है कि परीक्षा पैटर्न समझना चाहिए। अधिकांश प्रबंधता परीक्षाओं में बहुविकल्पीय प्रश्न मतलब एमसीक्यू और व्यवहारिक प्रैक्टिकल दोनों भाग होते हैं। एमसीक्यू भाग हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरनेट, सुरक्षा से संबंधित प्रश्न हो सकते हैं। व्यवहारिक भाग में अगर बात करिएगा तो एमएस वर्ड से, एक्सेल से, पावर पॉइंट के दिए गए कार्य करने होते हैं इसमें, मतलब जो प्रैक्टिकल करना रहता है उसका बात कर रहे हैं। व्यवहारिक कौशल का अभ्यास करें, जैसे एमएस ऑफिस सूट में प्रत्येक फंक्शन का उपयोग करना सीखना चाहिए। आगे आपको टाइपिंग गति और सटीकता पर ध्यान दें, क्योंकि कुछ परीक्षाओं में टाइपिंग टेस्ट भी होता है। एमएस वर्ड में दस्तावेज को फॉर्मेट करना, एक्सेल में फार्मूला और चार्ट का उपयोग करना, पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाना इत्यादि। आगे है समय प्रबंधन, परीक्षा के दौरान समय का सही प्रबंधन करना महत्वपूर्ण होता है। एमसीक्यू प्रश्न में ज़्यादा समय न लगाना चाहिए। व्यवहारिक परीक्षा में पहले उन कार्यों को करें जिसे आप अच्छे से जानते हैं, ताकि कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा। आत्मविश्वास बनाए रखना है, परीक्षा शांत दिमाग से देना है। यदि कोई कार्य कुछ मुश्किल लगे तो उसे छोड़कर आगे बढ़े और बाद में वापस उसको करने की कोशिश करें। याद रखें अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। यहाँ पे कुछ जानकारी आपको दिया गया था तो बहुत अच्छा है, थोड़ा सा बीच में मोटिवेशन हो गया क्योंकि अभी सेशन चलेगा। कंप्यूटर मेमोरी और डेटा इकाई क्या होता है उसको समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 1 नंबर का एग्जाम में प्रश्न हमेशा से रहा है। मेमोरी, जैसे मेमोरी क्या है, तो मेमोरी कंप्यूटर का वह हिस्सा है जहाँ डेटा प्रोसेस
डेटा और प्रोग्राम संग्रहित होते हैं मेमोरी बोलते हैं। यह मुख्य रूप से दो प्रकार के होता है, जैसे एक है प्राइमरी मेमोरी, एक होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, एक होता है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, उसके बाद एक होता है, आगे देखिएगा, एक एचएसडी मैंने बताया था, हार्ड डिस्क ड्राइव, एक होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव एसएसडी होता है, एक होता है पेन ड्राइव या यूएसबी ड्राइव या मेमोरी कार्ड होता है। सभी चीज़ को अब एक एक करके देखते हैं। पहले फिर से सुन लीजिए, मेमोरी में डाटा और प्रोग्राम को स्टोर रखते हैं। यह मुख्य दो प्रकार के होते हैं। आगे है प्राथमिक मेमोरी, सीधे सीपीयू द्वारा एक्सेस की जाती है। प्राथमिक मेमोरी क्या है? सीपीयू द्वारा एक्सेस की जाती है। यह अस्थाई यानी वोलेटाइल और अस्थाई नॉन वोलेटाइल दोनों तरह का होता है प्राथमिक मेमोरी जो होता है। ठीक है, क्लियर है इतनी बातें? आगे आइए, आगे कर रहा है आपका रैम, तो इसको बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह अस्थाई मेमोरी है, यह अस्थाई मेमोरी, या ध्यान रखिएगा रैंडम एक्सेस, रैंडम शब्द से ही पकड़ा जाएगा। यह कंप्यूटर बंद होता है, जब कंप्यूटर बंद होता है तो इसमें संग्रहित डेटा मिट जाता है। इसे रीड या राइट मेमोरी भी कहते हैं, रीड मेमोरी या राइट मेमोरी भी कहा जाता है। क्लियर है बात? आगे देखिए, रीड ओनली मेमोरी, ये अस्थाई मेमोरी होता है। रीड ओनली मेमोरी अस्थाई मेमोरी होता है, इसमें संग्रहित डेटा केवल पढ़ा जा सकता है, बदला नहीं जा सकता है। यह कंप्यूटर के स्टार्टअप निर्देशों को संग्रहित करता है, कंप्यूटर के स्टार्टअप निर्देशों को संग्रहित कर लेता है इसमें। ठीक है, तो रैम जो है उसमें अस्थाई होता है, आपको दिख रहा है कंप्यूटर बंद हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन रीड ओनली मेमोरी में ऐसा नहीं है, अस्थाई मेमोरी है, इसमें संग्रहित डेटा केवल पढ़ा जा सकता है, उसमें कोई चेंज वेंज आप नहीं कर सकते। यह कंप्यूटर के स्टार्टअप निर्देशों को संग्रहित करता है, जो ऑलरेडी कंप्यूटर बनते समय डाल दिया जाता है वही होता है। प्राथमिक मेमोरी आपने समझा, इसमें अस्थाई और अस्थाई दो तरह का होता है। जो सीपीयू एक्सेस डायरेक्ट करता है उसको प्राथमिक मेमोरी बोलते हैं। अच्छा, माध्यमिक मेमोरी क्या होता है? सेकेंडरी मेमोरी जिसको बोलते हैं। ठीक है, यह बड़ी मात्रा में डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करता है। तो यहाँ है 2 नंबर और यहाँ था 1 नंबर। ऊपर में आपने पढ़ा था ना, 2 तरह का मेमोरी होता है। एक प्राथमिक मेमोरी, प्राथमिक मेमोरी में एक होता है आपका रैम, एक होता है रोम। अब हम बात कर रहे हैं माध्यमिक मेमोरी, जिसको सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं। और इसमें भी आप देखेंगे तो बड़ी मात्रा में डेटा स्थायी रूप से संग्रहित होता है, जैसे एचएसडी हो गया और एसएसडी हो गया। तो हार्ड डिस्क ड्राइव हो गया, कंप्यूटर में अस्थायी स्टोरेज का मुख्य स्रोत यही होता है। ठीक है, ना कहते हार्ड ड्राइव के अंदर ये है वो है, तो वो हार्ड ड्राइव यही होता है। हार्ड ड्राइव ई, हार्ड ड्राइव एफ, हार्ड ड्राइव ऐसे सी ए बी सी करके लिखा रहता है। आगे है एसएसडी, ये आजकल लगता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। एचएसडी की तुलना में तेज लेकिन अधिक महंगी होती है। एसएसडी बहुत ज़्यादा महंगा होता है हार्ड ड्राइव की तुलना में। 3500 में आप देखेंगे 4000 में, या महंगा भी देगा लगता है इसमें, 500 जीबी का या 1000 का। अगला है पेन ड्राइव, यूएसबी ड्राइव जिसको बोलते हैं। ठीक है, मेमोरी कार्ड हो गया, पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस कहलाता है ये। मतलब एक कंप्यूटर में अभी लगा रखे हैं, यूज कर लिए, आपको दूसरा में ले जाना है, उसको निकालिए, दूसरा में लगा दीजिए, वो उसके साथ चला जाएगा। तो ये अलग चीज़ है। ये मोबाइल में जो चिप लगता था उसकी बात हो रही है। क्लियर है? अगला है मेमोरी की कुछ इकाई जानिए। यहाँ से 1 नंबर एग्जाम में बनता है, एकदम गारंटी लिख लीजिए, 1 नंबर यहाँ से बनता है। ठीक है, देखिए जैसा बिट क्या होता है, तो कंप्यूटर की मेमोरी की सबसे छोटी इकाई है ये। यह 0 या 1 हो सकती है, 0 बिट या 1 बिट, सबसे छोटी इकाई है बिट। उसके बाद होता है निबल, 4 बिट के बराबर होता है एक निबल। निबल जो होता है बिट से भरा होता है, 4 बिट। 8 बिट के बराबर आपका होता है बाइट। बिट से भरा होता है निबल, निबल से भरा बाइट। इसको कह सकते हैं आप 2 निबल के बराबर, क्योंकि इसमें 8 बिट है, 8 बिट है तो 4 बिट एक निबल होता था, 2 बिट के बराबर निबल के बराबर बाइट हो जाएगा आपका। आगे है किलो बाइट, तो कुछ नहीं करना है, 1000 होना चाहिए था सीधे, तो बाइट से किलो बाइट पे आप आ रहे हैं, बाइट से किलो बाइट पे, तो आपको होना चाहिए था असल में क्या, 1000। लेकिन इसमें ऐसा नहीं चलता है, 1024 के हिसाब से चलता है, तो किलो बाइट में आएगा तो 1024 बाइट हो जाएगा। केबी, केबी जिसको शॉर्टकट में बोलते हैं। ठीक है, आगे आप देखेंगे मेगाबाइट होता है, जिसको एमबी बोलते हैं हम लोग। 1 एमबी का फाइल है, 2 एमबी का, 3 एमबी, 5 एमबी का, तो उसमें क्या होता है, उसमें 1024 मेगाबाइट होता है, मेगाबाइट।
आगे उससे गीगाबाइट एक होता है, गीगाबाइट 1024 पीछे की बात आ रही है के बराबर होता है। टेराबाइट में क्या होता है, टेराबाइट में टीबी बोलते हैं इसको, 1024 गीगाबाइट होता है। इसको अगर नहीं बोलिएगा तब ऐसे बोलिएगा कि 1024 केबी बराबर एक आपका क्या हो जाएगा एमबी, फिर 1024 एमबी बराबर हो जाएगा आपका 1 जीबी, 1024 जीबी बराबर हो जाएगा 1 टीबी, है ना यहाँ लिखा हुआ। 1 टीबी बराबर 1024 जीबी, 1 जीबी बराबर 1024 एमबी, और एमबी बराबर 1024, यहाँ मिस प्रिंट है केबी होगा, यहाँ के होगा, समझे, केबी, और यहाँ लिखा हुआ है बाइट्स, तो 1024 बाइट बराबर 1 केबी। क्लियर है इतनी बातें, इसको याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट। यहाँ पे है इनपुट और आउटपुट डिवाइस क्या होता है, पहले भी देखा है और अच्छे से देखिए। इनपुट डिवाइस क्या में कहता है, इनपुट डिवाइस वे उपकरण हैं जो उपयोगकर्ता से डेटा और निर्देश स्वीकार करते हैं और उन्हें कंप्यूटर को भेज देते हैं। उदाहरण जैसे कीबोर्ड आता है इसमें, ये उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कीबोर्ड टेक्स्ट और कमांड इनपुट करने के लिए होता है, टेक्स्ट या कोई कमांड देना है उसमें, वो आप कर सकते हैं इससे। माउस जो होता है वह पॉइंटिंग डिवाइस होता है जो स्क्रीन पर कर्सर को नियंत्रित करता है, आगे पीछे आप कर्सर को कर सकते हैं, समझ रहे हैं इन चीज़ों को। आगे है आपका स्कैनर, स्कैनर स्कैन करता है भौतिक दस्तावेजों और छवियों को डिजिटल फाइल में बदल देता है, जो आप डालेंगे स्कैन करके आपको एक सॉफ्टवेयर के रूप में आपको जनरेट करके आपको डिजिटल बना देगा। अगला है जॉय स्टिक, ये है वीडियो गेम खेलने के लिए बना हुआ है, ये भी आउटपुट डिवाइस में आता है, एक मिनट सॉरी इनपुट डिवाइस में आता है, अंदर कुछ आप डालते हैं बाहर से। माइक्रोफोन जो होता है इससे भी ध्वनि अंदर में जाता है। अब हम लोग उल्टा इसकी बात करते हैं, आउटपुट डिवाइस आसानी से समझेंगे आप। कह रहा है कि आउटपुट डिवाइस वे उपकरण है जो कंप्यूटर से जानकारी प्राप्त करने और उपयोगकर्ता को समझने योग्य रूप में प्रस्तुत कर देता है। जैसे मॉनिटर हो गया जिस पे आप स्क्रीन पर देखते हैं, टेक्स्ट या ग्राफिक्स को स्क्रीन पर प्रदर्शित करता है जो मॉनिटर होता है। प्रिंटर जो है डिजिटल दस्तावेज की हार्ड कॉपी बनाकर देता है आपको, जिसको फिजिकल कॉपी भी हम लोग कह देते बना देता है। इंकजेट प्रिंटर स्याही की बूंदों का प्रयोग करता है, इंकजेट प्रिंटर में स्याही के बूंद से उसको प्रिंट किया जाता है। लेजर प्रिंटर लेजर और टोनर का उपयोग करता है, लेजर और टोनर शब्द याद रखिएगा, लेजर और टोनर लेजर प्रिंटर में होता है। अगला है स्पीकर, तो ऑडियो आउटपुट करता है, आपको आवाज़ सुनाई देता है। प्रोजेक्टर का मतलब होता है स्क्रीन पर बड़े आकार में इमेज या वीडियो प्रदर्शित करता है, उसको प्रोजेक्टर बोलते हैं, बड़ी महंगा आता है, इसी से सिनेमा हॉल में सिनेमा चलता है। आगे है आपका फाइल प्रबंधन और विंडोज एक्सप्लोरर, फाइल प्रबंधन और विंडोज एक्सप्लोरर। देखिए फाइल प्रबंधन, फाइल मैनेजमेंट कर रहा है, फाइल प्रबंधन फाइलों और फोल्डरों को बनाने, नाम बदलने, कॉपी करने, हटाने और व्यवस्था करने की प्रक्रिया है। फाइल प्रबंधन बोलता है, फाइल मैनेजमेंट, फाइल प्रबंधन फाइलों और फोल्डरों को बनाने, नाम बदलने, कॉपी करने, हटाने और व्यवस्थित करने की प्रक्रिया है। अगला है फाइल, तो एक नाम से पहचाना जाने वाला एक डेटा संग्रह होता है। फाइल है उस पर आपने कुछ नाम दे दिया, रोहित मैंने नाम दे दिया तो रोहित नाम का फाइल हो गया, उसके अंदर जितने भी डाटा होगा रोहित का फाइल का वो डाटा होगा। फोल्डर क्या होता है, तो कहता है फाइलों और अन्य फोल्डरों को संग्रहित करने के लिए कंटेनर होता है। मतलब एक फोल्डर के अंदर आप कई फोल्डर बना लीजिए अंदर में, या उसके अंदर फाइल बना लीजिए आप, वो आप कर सकते हैं। विंडोज एक्सप्लोरर क्या है, विंडोज एक्सप्लोरर तो कहता है यह माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का एक फाइल प्रबंधक टूल है। विंडोज एक्सप्लोरर क्या है, तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का एक फाइल प्रबंधक टूल है। इसे फाइल एक्सप्लोरर भी कहते हैं, इसे फाइल एक्सप्लोरर भी कहा जाता है। इसका उपयोग आपके कंप्यूटर पर फाइलों और फोल्डरों को देखने, एक्सेस करने और व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग आपके कंप्यूटर पर फाइलों और फोल्डरों को देखने, एक्सेस करने और व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है। इसे खोलने के लिए विंडोज की प्लस ई दबाते हैं। इंपॉर्टेंट यहाँ हो गया एक शॉर्टकट की और आ गया, विंडोज एक्सप्लोरर खोलने के लिए विंडोज की प्लस ई दबाते हैं।
एक बार इस चीज़ को जल्दी जल्दी मैं बता दे रहा हूँ। यह माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का एक फाइल प्रबंधन टूल है। इसमें फाइल एक्सप्लोरर भी होते हैं। इसका उपयोग करके कंप्यूटर पर फाइलों और फ़ोल्डरों को देखने, एक्सेस करने और व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है। आगे है, इसे खोलने के लिए विंडोज़ की प्लस ई दबाते हैं। चलिए आगे आइए। विंडोज़ एक्सप्लोरर के कार्य, वो जो आपने देखा उसका क्या कार्य, कुछ तो कार्य होगा। तो नेविगेशन पेन, तो नेविगेशन पेन क्या होता है? बाईं ओर का पैनल जो आपके ड्राइव, फोल्डर और लाइब्रेरी को दिखाता है। बाईं ओर में क्या है? आपके पैनल जो कि आपके ड्राइव को दिखा रहा है, कौन से ड्राइव का चीज़ आप देख रहे हैं, फोल्डर कहाँ का है और लाइब्रेरी कहाँ का है, वो सब दिखाते रहता है। पता बार एक होता है उसमें, एड्रेस बार जिसको बोलते हैं। तो वर्तमान में खुले हुए फोल्डर का आपको पथ बताता दिखाता रहता है पता बार में कि हाँ कौन सा चीज़ आप खोल रखे हैं उस फाइल विंडोज़ एक्सप्लोरर के अंदर। सर्च बार होता है एक, फाइलों और फ़ोल्डरों को खोजने के लिए होता है। आपसे सर्च करके फाइल और फ़ोल्डर को आप खोज सकते हैं। समझ में आ रही होगी बातें, मुझे पूरा विश्वास है। कुछ ख़ास बात नहीं है, सिंपल बातें सब है, रिवाइज़ बस हो रहा है। टूल क्या होता है? सॉरी, टूल बार, माफ़ी चाहते हैं। टूल बार तो विभिन्न कार्यों के लिए जो बटन होते हैं, जैसे कि कॉपी करना, पेस्ट करना या नया फ़ोल्डर बनाना, ये सब टूल बार के अंदर आपको दिख जाएगा विंडोज़ एक्सप्लोरर के अंदर। अच्छा, फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? फाइल एक्सटेंशंस, तो फाइल एक्सटेंशन फाइल के नाम के अंत में होता है। इम्पोर्टेंट है, ये पूछा हुआ है क्वेश्चन एग्जाम में, ठीक है। ध्यान रखिए, फाइल एक्सटेंशन उसके जैसे कि लास्ट में लगा रहता है टीएक्सटी, टेक्स्ट होता है। जेपीजी अगर है तो जेपीजी लगा रहेगा। डॉक्यूमेंट है कोई तो डॉक लगा रहेगा। एक्स और एस ऐसे करके लगा रहेगा। यह फाइल के प्रकार और प्रोग्राम को इंगित करते हैं जो इसे खोल सकता है। आपका इसे खुलिएगा, सो जेपीजी फाइल जेपीजी में खुलेगा, टेक्स्ट टेक्स्ट के हिसाब से खुलेगा, डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट में खुलेगा। ऐसे करके आपको पता बता देता है ये है फाइल एक्सटेंशन। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फंक्शन और चार्ट क्या होता है? तो फंक्शन की अगर बात करिएगा तो देखिए, 1F फंक्शन एक शर्त की जांच करता है और यदि शर्त ट्रू है तो एक मान और यदि फॉल्स है तो दूसरा मान देता है। अगला है सिंटैक्स। IF मतलब लॉजिकल, मतलब एक फार्मूला है यहाँ पे, बराबर देके IF ब्रैकेट के अंदर लॉजिकल अंडरस्कोर टेस्ट कॉमा वैल्यू अंडरस्कोर इफ अंडरस्कोर ट्रू कॉमा वैल्यू अंडरस्कोर इफ कॉमा फॉल्स। ठीक है, ऐसे आप सिंटैक्स लगा सकते हैं इस चीज़ के लिए, फंक्शन के लिए। अगला आप लिखा है कॉन CONCATENTENATE कॉन्टेंटेन, क्या लिख दिया? यहाँ पे क्या करेंगे हम, ध्यान रखेंगे, ये जो फंक्शन है कॉन्टैक्टेंट, कॉनकैटेंट, ठीक है, कॉनकैटेंट है। फंक्शन दो या दो से अधिक टेक्स्ट से स्ट्रिंग्स को एक स्ट्रिंग में जोड़ देता है। अभी बताता हूँ क्या होता है। सिंटैक्स मतलब शॉर्टकट में क्या लिखेंगे, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, कॉनकैटेनेट, कॉनकैटेंट, ठीक है, ऐसे पढ़ेंगे। टेक्स्ट 1 और टेक्स्ट 2 ऐसे कॉमा देकर लिख सकते हैं आप। इसमें क्या होता है, इन सभी को ये एक बना देता है। नाउ अगर आप लिखते हैं फंक्शन तो वर्तमान दिनांक और समय प्रदर्शित दोनों चीज़ कर देगा, और टुडे लिखते हैं तो वर्तमान दिनांक सिर्फ देगा। नाउ का मतलब अभी क्या है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, दिनांक और समय दोनों बताएगा, लेकिन टुडे लिखने पर सिर्फ आज का दिनांक बता देगा। एक्सेल में चार्ट के प्रकार, तो स्तंभ चार्ट होता है, बार चार्ट होता है, पाई चार्ट होता है, लाइन चार्ट होता है। सभी का एक पिक्चर बना के भी मैंने बता दिया था। समय के साथ डेटा में बदलाव दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, स्तंभ चार्ट। विभिन्न वस्तुओं के बीच तुलना करने के लिए हम लोग बार चार्ट दिखाते हैं, और किसी पूर्ण के हिस्सों को प्रदर्शित करने के लिए दिखाया जाता है उसको पाई चार्ट। उसके बाद लाइन चार्ट होता है, समय के साथ रुझान दिखाने के लिए, ऊपर गया डाटा या नीचे गया, वो लाइन चार्ट होता है। चार्ट बनाना, तो सबसे पहले उन डेटा का चयन करें जिसके लिए आप चार्ट बनाना चाहते हैं। इंसर्ट टैब में चार्ट समूह का उपयोग कर सकते हैं, और आप चार्ट के लेआउट, शीर्षक और डेटा टेबल आदि बदल सकते हैं। ये सभी काम किया जा सकता है। अगला, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की संरचना क्या होती है उसको समझिए। एक प्रभावी प्रस्तुति के घटक है। प्रारंभ स्लाइड, टाइटल
स्लाइड क्या होता है? तो प्रस्तुत का शीर्ष और प्रस्तुतिकर्ता का नाम होता है। प्रस्तुति का शीर्षक और प्रस्तुतिकर्ता का नाम उसमें डाला जाता है प्रारंभिक साइड में। परिचय अगर इंट्रोडक्शन की बात है तो प्रस्तुत के उद्देश्य और मुख्य बिंदुओं का यहाँ संक्षिप्त में अवलोकन होता है। मुख्य भाग बॉडी की बात करें तो मुख्य जानकारी को स्लाइड दर स्लाइड प्रस्तुत करें। प्रत्येक स्लाइड पर एक मुख्य विचार होना चाहिए और निष्कर्ष यानी कंक्लूजन लास्ट में होता है। मुख्य बिंदुओं का सारांश होता है। अगला है आपका प्रश्न और उत्तर। क्वेश्चन है Q&A। दर्शकों को प्रश्न पूछने के लिए समय देना चाहिए। प्रेजेंटेशन डिजाइन के कुछ टिप्स है, जैसे थीम का उपयोग कर सकते हैं। पूरे प्रेजेंटेशन में एक ही थीम और फॉन्ट रखें, ये अच्छा है, समझे। अगला है पाठ को सीमित रखें। प्रत्येक स्लाइड का बहुत अधिक टेक्स्ट ना डालें। बुलेट पॉइंट्स का उपयोग कर सकते हैं और जो एक्स्ट्रा बातें वो आप बोल कर बता सकते हैं। नेक्स्ट है आपका विजुअल एड्स का उपयोग करें, जैसे इमेज लगा सकते हैं, चार्ट, ग्राफिक्स का प्रयोग करें। फॉन्ट बड़ा और स्पष्ट, पढ़ने में आसान हो ऐसा लगाएं। रंग योजन मतलब गहरे टेक्स्ट के लिए हल्के बैकग्राउंड और हल्के टेक्स्ट के लिए गहरे बैकग्राउंड का प्रयोग करना सही रहता है। स्लाइड शो का पूर्वावलोकन। अपनी प्रस्तुति को अंतिम रूप देने से पहले F5 कुंजी दबाकर या स्लाइड शो टैब में जाकर पूर्वावलोकन यानी प्रीव्यू कर सकते हैं आप, ये तरीका। आगे करा इंटरनेट और ईमेल का उपयोग क्या है? तो वेब ब्राउज़र का उपयोग, जैसे एड्रेस बार URL टाइप करने के लिए होता है, जहाँ एड्रेस बार आप URL टाइप कर सकते हैं। अगला है टैब्स। एक ही ब्राउज़र विंडो में कई वेब पेज खोलने के लिए टैब का प्रयोग करते हैं। फिर से सुन लीजिए, टैब क्या होता था? एक ही ब्राउज़र विंडो में कई वेब पेज खोलने के लिए होता है। अगला है बुकमार्क्स क्या होता है? तो अक्सर देखी जाने वाली वेबसाइट को सहेजने के लिए बुकमार्क करके आप रख सकते हैं। हिस्ट्री क्या होता है? तो पहले देखी गई वेबसाइट को देखने के लिए आप क्या कर सकते हैं? हिस्ट्री में जा सकते हैं। नेक्स्ट है ईमेल सेवा प्रदाता। तो ईमेल सर्वर प्रोवाइडर्स, तो जीमेल से आप ईमेल कर सकते हैं, किसी को गूगल ने बनाया है। याहू मेल जो है याहू द्वारा बनाया गया है। आउटलुक माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया है। ये सभी क्या है? ईमेल, इसमें आप भेजते हैं। ईमेल अटैचमेंट कहता है आप ईमेल के साथ फाइलें, दस्तावेज, चित्र, PDF भेज सकते हैं। अटैचमेंट जोड़ने के लिए अटैच फाइल पर या पेपर क्लिप आइकन पर क्लिक कर सकते हैं। आगे करा है बड़ी फाइलें भेजने के लिए आप गूगल ड्राइव जैसी क्लाउड सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। बड़ी फाइल भेजना है तो आप गूगल ड्राइव के माध्यम से भेज सकते हैं। साइबर सुरक्षा टिप्स क्या है? तो उसको समझिए, इंपॉर्टेंट है, ऐसा इस पे क्वेश्चन बनता है 1 नंबर का। स्पैम का मतलब है अवांछित ईमेल, जिन्हें कभी ना खोलना चाहिए। फिशिंग ईमेल, इस ईमेल में अक्सर तात्कालिक कार्रवाई करने के लिए दबाव डाला जाता है, इसमें दिए गए लिंक पर क्लिक ना करना चाहिए। मजबूत पासवर्ड बना, अक्षर, संख्या, प्रतीक ये सब लगा के आपको पासवर्ड हमेशा बनाना चाहिए। अगला है आपका कंप्यूटर नेटवर्क और टोपोलॉजी। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? कंप्यूटर नेटवर्क तो यह 2 या अधिक कंप्यूटरों को एक साथ डेटा संसाधनों और सेवाओं को साझा करने के लिए एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अगला है लाभ, संसाधन साझा करना। प्रिंटर और स्कैनर जैसे उपकरणों को साझा किया जा सकता है। डेटा साझा करना तक इसमें करा है, फाइलों को आसानी से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेजा जा सकता है। नेक्स्ट आपका ईमेल और इंस्टेंट मैसेजिंग के माध्यम से संचार संभव है इसमें। फिर से सुन लीजिए एक बार, मैं बढ़िया से बताता हूँ। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? यह 2 या 2 से अधिक कंप्यूटरों का एक समूह है जो डेटा संसाधनों और सेवाओं को साझा करने के लिए एक दूसरे से जुड़े होते हैं। लाभ की बात करिएगा तो संसाधन साझा करना, प्रिंटर और स्कैनर जैसे उपकरणों की साझा किया जा सकता है। डेटा साझा करना, फाइलों और आसानी से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेजा जा सकता है। संचार, ईमेल और इंस्टेंट मैसेजिंग के माध्यम से संचार संभव हो पाता है। इंटरनेट टोपोलॉजी क्या होता है? नेटवर्क टोपोलॉजी कह रहा है यह वो तरीका है जिसमें नेटवर्क में कंप्यूटर को भौतिक रूप से व्यवस्थित किया जाता है, उसको नेटवर्क टोपोलॉजी बोलते हैं, कनेक्ट करने को। यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन है, बस टेक्नोलॉजी क्या है? तो कहता है सभी कंप्यूटर एक ही केंद्र केबल से जुड़ा होता है, उसको बस टोपोलॉजी बोलते हैं। अगला स्टार टोपोलॉजी क्या होता है? तो सभी कंप्यूटर एक केंद्र हब या स्विच से जुड़े होते हैं, उस कंडीशन में क्या होते हैं, उसे हम लोग क्या है, स्टार टोपोलॉजी बोलते हैं। बीच में एक कंप्यूटर है, चारों तरफ अलग अलग कंप्यूटर लगा है, इसमें क्या होता है, एक ही वायर गया, उसी से सारे कंप्यूटर लगा है। रिंग टोपोलॉजी क्या होता है? तो प्रत्येक कंप्यूटर 2 या अन्य कंप्यूटर से जुड़े होते हैं जिसमें एक रिंग बन जाती है।
अगला नेटवर्क डिवाइस। तो राउटर क्या है? तो राउटर विभिन्न नेटवर्कों के बीच डेटा पैकेट भेजने के लिए उपयोग किया जाता है, उसको राउटर बोलते हैं। राउटर में सिम लगता है और आप अपना कंप्यूटर या लैपटॉप में लगाते हैं और वहाँ से डेटा भेजने का काम करते हैं। स्विच की बात करेगा तो एक ही नेटवर्क के भीतर डिवाइसों के बीच डेटा भेजने को हम लोग स्विच बोलते हैं। अगला है हब। एक केंद्र कनेक्शन बिंदु जो सभी जुड़े हुए डिवाइस को डेटा भेज सकता है, उसे हब बोलते हैं। एक हब से कई वो चीज़ कनेक्ट रहता है। कंप्यूटर की पीडिया और प्रोग्रामिंग भाषा, यहाँ से 1 से 2 नंबर आपका मार्क्स यहाँ से आएगा उठकर। कंप्यूटर के पीढ़ी यानी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर एकदम गारंटी के साथ आ जाएगा यहाँ से नंबर। पहली पीढ़ी जो 1940 से लेकर 56 तक था, ये डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है। वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आकार में बहुत बड़ा था और धीमे चलता था। दूसरा जो पीढ़ी आया था 56 से लेकर 63 तक था, ट्रांजिस्टर का उपयोग हुआ था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। छोटे, तेज और अधिक विश्वसनीय था। तीसरी पीढ़ी की बात करें 1964 से लेकर 1971 तक, इंटीग्रेटेड सर्किट था, आईसी इसमें लगा हुआ था, इंपॉर्टेंट है। आईसी जो बना हुआ है, हजारों ट्रांजिस्टर मिलकर आईसी बनता है। चौथी पीढ़ी में बात करें 1971 से वर्तमान तक चल रहा है, तो माइक्रो प्रोसेसरों का उपयोग किया गया। माइक्रो प्रोसेसर से अगला है डेस्कटॉप कंप्यूटर और लैपटॉप, इसी के अंतर्गत आता है आपका। आगे देखेंगे तो कह रहा है पांचवी पीढ़ी वर्तमान और भविष्य की बात कर रहा है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई और क्वांटम कंप्यूटिंग पर आधारित है ये। अगला है प्रोग्रामिंग भाषा है, जिसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। तो कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए प्रोग्रामिंग भाषा प्रयोग किया जाता है। पूछा जाता है किस चीज़ के लिए, तो कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए प्रोग्रामिंग भाषा प्रयोग होता है। मशीनी भाषा, मशीन लैंग्वेज क्या होता है? तो कंप्यूटर द्वारा सीधे समझी जाने वाली भाषा जो कि 0 और 1 से बनकर बना होता है, पहले यही चलता था, पहला जनरेशन में यही था। असेंबली भाषा, जिसको असेंबली लैंग्वेज बोलते हैं। मशीनी भाषा के लिए एक प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व करता है, चिनासी होता है। उच्च स्तरीय भाषा है, हाई लेवल लैंग्वेज, उपयोगकर्ता के लिए आसान होता है, जैसे C++, जावा और पाइथन, ये सभी उच्च स्तरीय है। नेक्स्ट अगर आप बात करिएगा तो यहाँ पे दे रहा है संकलन और व्याख्या यानी कंपाइलेशन एंड इंटरप्रिटेशन। संकलन कंपाइलिंग, एक प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा कोड की पूरी तरह से मशीन कोड में बदल देता है, उसको हम लोग कंपाइलर बोलते हैं। दूरभाषीय का मतलब क्या होता है? इंटरप्रेटर, एक प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा कोड को लाइन बाय लाइन मशीन कोड में बदल देता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? दूरभाषीय, इंटरप्रेट करना। महत्वपूर्ण कंप्यूटर शब्द को, जैसे एल्गोरिदम का मतलब क्या होता है? तो किसी समस्या को हल करने के लिए चरणों का एक सेट होता है, कितने स्टेप में हो रहा है, उसको एल्गोरिदम बोलते हैं। अगला है बैकअप। बैकअप का मतलब होता है क्या? डेटा की अतिरिक्त प्रतिलिपि बनाना, ताकि मूल डेटा खो जाने पर उसे पुनः प्राप्त कर सके, उसे बैकअप करते हैं। कभी भी बहुत लंबा समय कंप्यूटर पर काम करते समय आप क्या करेंगे, कुछ कुछ देर पे उसको अलग सेव करते रहेंगे बैकअप बना के, ताकि अगर डाटा कभी बाई मिस्टेक लाइन कट जाए या कुछ भी होकर उड़ जाए तो वह सेव रहे। आगे है बिट मैप। बिट मैप एक इमेज फाइल जो पिक्सल ग्रिड से बने होते हैं, उसको बिट मैप बोलते हैं। इमेज फाइल जो पिक्सल के ग्रिड से बने होते हैं। अगला है ब्राउज़र, इंटरनेट पर वेब पेजों को देखने का सॉफ्टवेयर है। इंटरनेट पर वेब पेजों को देखने का सॉफ्टवेयर है। अगला है बग, सॉफ्टवेयर में एक त्रुटि को प्रोग्राम के ठीक से काम करने से रोकता है। कैच जिसको बोलते हैं, एक छोटी तेज मेमोरी वह अक्सर उपयोग किए जाने वाले डेटा को संग्रहित रखती है। नेक्स्ट आपका क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग में कह रहा है इंटरनेट पर सर्वर डेटा स्टोरेज और सॉफ्टवेयर का को एक्सेस करना होता है। इसमें डेटाबेस क्या होता है? तो कहता है संरचित रूप से संग्रहित जानकारी को संग्रह बोलते हैं, डेटाबेस। डाउनलोड का मतलब होता है इंटरनेट से अपने कंप्यूटर और फाइलें प्राप्त कर लेने को डाउनलोड करना बोलते हैं। अगला फायरवॉल क्या है? तो कह रहा है एक सुरक्षा प्रणाली जो कंप्यूटर नेटवर्क को अनधिकृत पहुंच से बचाते रहती है। फोल्डर मतलब होता है फाइलों का जहां संग्रह होता है, गीगाबाइट में होता है 1024 मेगाबाइट के बराबर होता है। अगला है आपको हार्डवेयर कंप्यूटर के भौतिक घटक होता है। हार्डवेयर और आईपी एड्रेस का मतलब होता है इंटरनेट पर एक डिवाइस की पहचान करने वाला एक अद्वितीय पता होता है, कि उस आईपी एड्रेस से आप उस डिवाइस का अच्छे से जान सकते हैं कौन सा है। कीबोर्ड की बात करिएगा तो टेक्स्ट इनपुट करने का एक डिवाइस होता है, इनपुट डिवाइस है। लैन की बात करिए लोकल एरिया नेटवर्क होता है, ठीक है।
मैन मतलब मिड एरिया नेटवर्क होता है। अगला है मेमोरी का बात करिएगा, कंप्यूटर से डेटा और प्रोग्राम को संग्रहित करने वाले स्थान होता है। माइक्रो प्रोसेसर की बात करिएगा तो एक एकीकृत सर्किट जो सीपीयू के कार्य करता है उसको माइक्रो प्रोसेसर बोला जाता है। अगला है नेटवर्क। नेटवर्क मतलब कंप्यूटर का समूह जो डेटा साझा करता है, नेटवर्क कहलाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर और उपयोगकर्ता के बीच इंटरफेस प्रदान करता है। ये सारे कंप्यूटर के कुछ शब्द हैं जो आपको पता होनी चाहिए। आगे देखेंगे तो कह रहा है पोर्ट। तो कंप्यूटर के पीछे एक स्लाइड जहां आप केबल जोड़ते हैं उसे पोर्ट कहते हैं। रैम की बात करिएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। सर्च इंजन की बात करिएगा, इंटरनेट पर जानकारी खोजने के लिए उपकरण होता है। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम को बोलते हैं। वायरस जो होता है एक दुर्भाग्यपूर्ण प्रोग्राम होता है। वेब कैम जो है एक डिजिटल कैमरा जो इंटरनेट पर वीडियो संचार करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला है वाईफाई, तो वायरलेस इंटरनेट इसको बोलते हैं। वायरलेस इंटरनेट एक्सेस के लिए एक तत्कालिक तकनीक व्यवस्था है। जिप की बात करिएगा तो फाइल के आकार को कम करने के लिए एक फाइल संपीड़न प्रारूप को जिप फाइल बोलते हैं, उसको छोटा साइज कर देना। अगला है टाइपिंग और दक्षता युक्तियाँ, टाइपिंग टेस्ट की तैयारी। तो ये तो इस तरह के हैं, ये तो काम का नहीं। अब यहाँ से है कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो इसको फटाफट मैं आपके बीच रखता हूँ ताकि कुछ आइडिया लग जाए आपको कि ऑब्जेक्टिव किस किस टाइप के एग्जाम में बन सकते हैं। यस और नॉट? देखिए, कह रहा है सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? अभी मैंने बताया है आपको, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है? कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर। स्कैनर से भी इनपुट होता है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस में आता है, इनपुट नहीं है प्रिंटर। एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? एक बाइट में पूछ रहा है, मैंने कहा ना ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उसको पता है कि बच्चा ये भूल ही जाएगा। तो आंसर कह दिया 8। एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? तो 8 होते हैं। रैम का फुल फॉर्म तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, बी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सिस्टम सॉफ्टवेयर है? सिस्टम एमएस वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। गूगल क्रोम एक सर्च इंजन है। एडोब फोटोशॉप एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हो जाएगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर हो जाएगा। सॉरी, आपको दिख नहीं रहा था, आप दिख रहा है, आप देख लीजिए ज़रा। अगला है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है। कंट्रोल प्लस ESC शॉर्टकट से क्या आपको हो जाएगा? तो ये हो जाएगा स्टार्ट मेनू खोलने के लिए किया जाता है। कंट्रोल प्लस ESC से आप क्या कर सकते हैं? स्टार्ट मेनू खोल सकते हैं। नेक्स्ट है फाइलों और फोल्डरों को व्यवस्थित करने के लिए विंडोज में किस टूल का प्रयोग किया जाता है? कंट्रोल पैनल, टास्क मैनेजर, विंडोज एक्सप्लोरर या इंटरनेट एक्सप्लोरर। मुझे लगता है आसानी से आप पकड़ लिए होंगे, इसको बोलते हैं विंडोज एक्सप्लोरर। अब इसी को क्या कहा जाता है आपको पता है? फाइल एक्सप्लोरर। फाइलों और फोल्डरों को व्यवस्थित करने के विंडोज में किस टूल का प्रयोग किया जाता है? तो विंडोज एक्सप्लोरर का। अगला है कट, कॉपी और पेस्ट के लिए क्रमशः कौन सी शॉर्टकट लगेगा? तो कट करने के लिए आप क्या लगाइएगा? एक ही जानिएगा तो काम हो जाएगा। कंट्रोल प्लस X से कट होता है, कंट्रोल प्लस C से कॉपी होता है, कंट्रोल प्लस V से पेस्ट होता है। क्लियर है? तो यस सर क्लियर है। अगला है कि किसी फाइल के नाम के बाद आने वाले ये क्या कहा जाता है? तो इसी को क्या बोलते हैं हम? फाइल एक्सटेंशन बोला जाता है इसको। मुझे नहीं लग रहा है किसी तरह का आपको दिक्कत परेशानी हो रहा होगा। टास्क मैनेजर खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी आप लगाएंगे? टास्क मैनेजर खोलना, ये रहा आपके सामने, बताइए चारों ऑप्शन में से। जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं। कंट्रोल शिफ्ट और उसके बाद ESC लगाएंगे तब आपको टास्क खुलेगा, ध्यान रखिएगा। ये मैंने अभी पढ़ाते समय नहीं पढ़ाया था आपको। अगला है MS वर्ड में टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं? I से इटैलिक होता है, B से बोल्ड होता है, U से अंडरलाइन होता है। तो B आंसर चला जाएगा।
ई से अलाइन होता है, बताए थे अभी। अगला है एमएस वर्ड में नए दस्तावेज बनाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी करते हैं? कंट्रोल+N करने से नया दस्तावेज आपके सामने बन जाता है। एमएस वर्ड में जस्टिफाई सरेख के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी लगाएंगे जस्टिफाई के लिए? तो आराम से आप बताएंगे कंट्रोल+J लगाएंगे, जस्टिफाई हो जाएगा। एमएस वर्ड में हेडर और फुटर कहाँ होते हैं? तो आप क्या कहते हैं, हेडर और फुटर के दस्तावेज के शीर्ष और तल दोनों पर, शीर्ष पर हेडर और नीचे फुटर। अगला है एमएस वर्ड में मेल मर्ज देखिए आ गया ना, एक क्वेश्चन मैंने कहा था कि ये इंपॉर्टेंट होता है। तो क्या होता है, कई लोगों को एक ही दस्तावेज भेजने के लिए मेल मर्ज हम लोग कर देते हैं। अगला है एमएस एक्सेल में फार्मूला हमेशा किस चिन्ह से शुरू होता है? तो बराबर से। एमएस एक्सेल में सम फंक्शन का उपयोग किया जाता है जोड़ने के लिए, मानों का योग करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस एक्सेल में डेटा का आरोही अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए सुविधा का क्या बोलते हैं? फॉर्मेटिंग करना, फिल्टर करना, सॉर्ट करना या पिवट टेबल करना? तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सॉर्ट करना। एक्सेल में Ctrl+Shift+L शॉर्टकट का उपयोग किस लिए होता है? डेटा को पेस्ट करना, डेटा को फिल्टर करना, डेटा को सेव करना और डेटा को प्रिंट करना। तो आपको कहीं से प्रिंट शब्द लगेगा कि हो सकता है? नहीं ना, इसका क्या होगा, डेटा को फिल्टर करने का प्रयोग होता है इसमें। अगला है एमएस एक्सेल में डेटा को ग्राफिक रूप से प्रदर्शित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? क्योंकि ग्राफिक शब्द आ गया है एमएस एक्सेल में। टेबल, चार्ट, स्मार्ट आर्ट या शेप्स? बताइएगा अच्छे से सोच के। चार्ट से आप कर सकते हैं। एमएस पावर पॉइंट में एक स्लाइड जोड़ने के लिए कौन सी शॉर्टकट लगाएंगे? Ctrl+N, Ctrl+P, Ctrl+S, Ctrl+M। तो आंसर क्या हो जाएगा? Ctrl+M लगाएंगे, आपका नया स्लाइड जुड़ जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, पावर पॉइंट में स्लाइड शुरू करने के लिए कौन सी कुंजी का उपयोग करते हैं? तो F5 से स्लाइड शुरू होने लगता है। पावर पॉइंट में एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड में जाने के लिए होने वाला प्रभाव को क्या कहते हैं? एनिमेशन कहते हैं, ट्रांजिशन कहते हैं, डिजाइन कहते हैं, लेआउट कहते हैं। इसी को हम लोग ट्रांजिशन बोलते हैं। अगला आपका एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड का व्यक्तिगत रूप क्या होता है? थीम होता है, लेआउट होता है, टेम्पलेट होता है, डिजाइन होता है। तो एक को हम थीम बोलते हैं। पावर पॉइंट में डुप्लीकेट स्लाइड बनाने के लिए कौन सी शॉर्टकट लगाते हैं? क्या है? Ctrl+T लगाते हैं हम लोग डुप्लीकेट करने के लिए। यूआरएल का पूर्ण रूप क्या होता है? लीजिए यूआरएल का फुल बताइए। क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया? ऐसा क्वेश्चन पिछली बार आया था, याद रखिएगा। 27 नंबर का हो जाएगा टिम बर्नर्स-ली। निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? सर्च इंजन नहीं है तो फायरफॉक्स सर्च इंजन नहीं है, यही आंसर हो जाएगा। याहू हो गया, बीइंग हो गया, गूगल हो गया, सभी सर्च इंजन है। नेक्स्ट है आपका ईमेल में सीसी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो कार्बन कॉपी होता है। छोटे भौगोलिक क्षेत्र में कंप्यूटर नेटवर्क को क्या कहा जाता है? तो लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं, चूंकि वाइड एरिया रेंज में बहुत ज़्यादा दूर छेक लेता है। आगे बढ़ा जाए। वायरस कंप्यूटर को कैसे प्रवेश करता है? तो बैल सॉफ्टवेयर के माध्यम से, इंटरनेट ब्राउजिंग के माध्यम से, अज्ञात स्रोतों से डाउनलोड की गई फाइलों के माध्यम से, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के माध्यम से। तो इतना आसानी से आप बता लिए होंगे, यही आंसर जाएगा, अज्ञात फाइल के डाउनलोड करने से। अगला है फिशिंग क्या है? कहिएगा कि धोखाधड़ी वाले ईमेल के माध्यम से व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करने को फिशिंग बोलते हैं। डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए किस विंडोज डिवाइस का उपयोग किया जाता है? आंसर क्या हो जाएगा? हार्ड डिस्क ड्राइव आंसर हो जाएगा। ठीक है, हार्ड डिस्क ड्राइव। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? तो सीपीयू को बोलते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को बोला जाता है। प्रिंटर का प्रयोग किसके लिए होता है? तो डेटा को इनपुट करने के लिए, डिजिटल डेटा की हार्ड कॉपी बनाने के लिए, ध्वनि आउटपुट करने के लिए, कंप्यूटर को प्रोसेस करने के लिए। तो यहाँ पे कह रहा है हार्ड कॉपी बनाने के लिए डिजिटली। नेक्स्ट है एमएस वर्ड में अंडो के लिए कौन सा शॉर्टकट की है? तो एक होता एगो रीडू है और एक अंडू है। 36 का आंसर सी दीजिएगा। Ctrl+Z से अंडू हो जाता है। नेक्स्ट है एमएस एक्सेल में
आई एफ फंक्शन का प्रयोग किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? एक शर्त की जांच करने के लिए। एमएस पावर पॉइंट में एनिमेशन का उपयोग किस लिए होता है? तो ऑब्जेक्ट पर एनिमेशन किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम ये है लिनक्स। कंट्रोल पी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो आप कहिएगा ये किया था प्रिंट करने के लिए किया जाता है। क्या करने के लिए दोस्त? प्रिंट। सबसे बड़ी डेटा स्टोरेज इकाई क्या है? टेराबाइट। टेराबाइट से ऊपर में फिलहाल तो नहीं दिखता है। कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी कौन सी है? तो आप आंसर दीजिएगा रैम, रोम, दोनों प्राथमिक मेमोरी के अंतर्गत आता है। अभी मैंने बताया था आपको। अगला है रोम में संग्रहित डेटा को क्या कहते हैं? तो इसी को बोला जाता है नॉन वोलेटाइल। रोम की बात है। कैश मेमोरी। कैश मेमोरी क्या होती है? तो आप कहिएगा एक बहुत ही तेज मेमोरी होता है कैश मेमोरी। अगला है सॉलिड स्टेट ड्राइव, एसएसडी क्या होता है? इसके बारे में बताया मैंने अभी। एक अस्थायी स्टोरेज डिवाइस होता है ये। एचटीटीपी का पूर्ण रूप क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नहीं, सही है, यही होगा ही, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी में किस तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग हो रहा है। कंप्यूटर में डेटा को किस रूप में संग्रहित किया जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बाइनरी। कंट्रोल पैनल का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा क्या? सिस्टम सेटिंग्स को बदलने के लिए आप कंट्रोल पैनल का प्रयोग करते हैं। यस और नॉट? अगला है एक वेब ब्राउज़र क्या होता है? तो आप आंसर देते हैं कि एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो वेब पेज को प्रदर्शित करते रहता है। ठीक है, यहाँ पे आपका सेशन कंप्लीट होता है। मैं जो पीडीएफ दे रहा हूँ उसमें आपको इसका सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा। आप अगर चाहते हैं इन सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। आपको यहाँ से बहुत कुछ जानने को मिलेगा। इसके बाद मैं आपके बीच लेकर आ रहा हूँ ग्रामीण विकास के बारे में। समझ हमको विकसित करना है। ठीक है, यानी सब्जेक्ट नॉलेज की बात है, इतना ज़्यादा है सब्जेक्ट नॉलेज में, इसलिए इसमें समय लगेगा। लेकिन विश्वास करिए फ्री में आपको इतना चीज़ मिलेगा ना जो आप पूरे यूट्यूब छान मारेंगे तो नहीं मिलने वाला। इसलिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिए। कुछ भी मैंने बात करा इधर उधर का नहीं, सिर्फ काम की बात। ऐसा ही आपको पूरा क्लासेज मिलेगा, किसी भी वीडियो में इधर उधर की बातें नहीं। और फ्री में जो कंटेंट मिलेगा ना वो पैसा लेकर भी लोग नहीं करेगा। तो टेंशन मत लीजिए, आपको बस करना है अपने दोस्तों में शेयर करना है और चैनल सब्सक्राइब करके रखना है। टेलीग्राम ज्वाइन करके वहाँ से PDF डाउनलोड कर लेना है। बाय बाय, थैंक यू।